गुड इवनिंग बच्चों। आज हम सेकेंड ईयर की एजुकेशन के सब्जेक्ट की क्लास में अध्ययन करेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो यूनिट 2 से रिलेट करता है। यूनिट 2 में हम बालक के अंतर्गत चिंतन एवं अधिगम विषय पर अध्ययन करेंगे। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, सेकेंड ईयर की क्लास है, एजुकेशन सब्जेक्ट की है। यूनिट 2 इकाई 2 में हम बालक चिंतन एवं अधिगम के बारे में अध्ययन करेंगे। आज इस विषय के अंतर्गत हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि एक बच्चा चिंतन कैसे करता है, मतलब वो सोचता कैसा है और चीजों को याद कैसे करता है, क्योंकि चिंतन का मतलब होता है सोचना और अधिगम का मतलब होता है याद करना। किसी भी तथ्य को, किसी भी प्रत्यय को, अनुभव को, घटना को देखकर जब हम उसे समझने का प्रयास करते हैं तो वो आपका चिंतन करना या सोचना कहलाएगा। और जब हम उस घटना से, उस अनुभव से किन्हीं चीजों को सीख लेते हैं तो वो हमारा अधिगम कहलाएगा। तो हमें आज ये समझना है कि एक छोटा बच्चा से मतलब यहाँ पर स्कूल गोइंग बच्चे हैं सारे, यानी कि 3 साल से लेकर और 18 साल तक के बच्चे जो 12वीं कक्षा तक पढ़ते हैं स्कूलों में, उन बच्चों में सोचने की प्रक्रिया किस तरह काम करती है और वो किस तरीके से सीखते हैं, आज का विषय यही है। तो इस विषय के अंदर सबसे पहले हम शुरू करेंगे संज्ञान सूचना प्रक्रियाकरण दृष्टिकोण। अगर आपने अपनी बुकलेट देखी है, आपकी बुक में यूनिट 2 बालक के चिंतन एवं अधिगम से संबंधित अध्याय, और उसमें सबसे पहला जो उप विषय है वो संज्ञान सूचना प्रक्रियाकरण एवं दृष्टिकोण से संबंधित है। संज्ञान का मतलब आप किसी चीज को कैसे जानते हैं। इंग्लिश में से कॉग्निटिव कहते हैं कि जब आप किन्हीं चीजों को देखते हैं और उन चीजों को देखने के बाद आपके मन और मस्तिष्क में किस तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, वो आपका संज्ञान है। सूचना का मतलब है कि आपके आसपास के पर्यावरण में किस तरह की जानकारियां आप प्राप्त करते हो या वो आपके सामने बिखरी हुई है। प्रक्रियाकरण का मतलब किन प्रक्रियाओं के द्वारा, यानी कि क्या क्या काम होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जब हम किन्हीं जानकारियों को अपने अधिगम में, अपने सीखने में लेकर आते हैं। तो इस विषय का तात्पर्य हुआ संज्ञान सूचना प्रक्रियाकरण दृष्टिकोण की जानकारियों को किस तरीके से जाना जाए या किस प्रक्रिया से जाना जाता है, और किसके द्वारा जाना जाता है, बालकों के द्वारा। क्योंकि हमारे विषय, आज का जो हमारा विषय वो यही है कि बालक किस प्रकार जानते हैं, बालक किस प्रकार समझते हैं। तो आप एक बार अपने आसपास ही सोच कर देखिए कि अगर आपके सामने कोई भी नई चीज उपस्थित होती है तो आप उस वस्तु को, उस घटना को, उस अनुभव को किस तरीके से सोचते हैं। तो संज्ञान का मतलब हुआ जानना, सूचना का मतलब कोई भी जानकारी जो भी आपको कोई बड़ा व्यक्ति देता है, पुस्तकों से मिलती है, किसी मूवी से मिलती है, कहीं पर भी किसी भी काम से मिलती है। और प्रक्रिया मतलब काम करना, यानी कि किस प्रकार की प्रक्रिया से या कार्य करके हम किसी सूचना को पूरी तरीके से जान पाते हैं। हमने लिखा भी है कि संज्ञान का अर्थ है जानने या ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया। इसके लिए हम ध्यान, चिंतन, स्मरण व तर्क आदि क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। इन क्रियाओं को संज्ञानात्मक क्रियाएं कहते हैं। तो अब आप खुद से बता पाएंगे कि संज्ञानात्मक क्रियाएं कौन सी होंगी। वो सभी काम जिनसे हम अपने आसपास की वस्तुओं को जानते हैं, उनके बारे में समझते हैं, हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं कहलाती हैं। तो ये तो हम बड़े होकर कह रहे हैं। अगर आपसे कोई कहे कि 5 साल का बच्चा अपने आसपास के वातावरण को कैसे समझता है, तो उस प्रक्रिया को समझने के लिए हम सूचना का एक स्टेप, पदक्रम लेते हैं कि किस तरीके से वो काम करते हैं। सबसे पहला होता है वातावरण में आंकड़े, यानी कि आपके आसपास कोई भी आंकड़ा हो सकता है। मान लीजिए आपको ये जानना है कि आपके मित्र कितने हैं या आपको किन लोगों को अपना दोस्त बनाना है। छोटे बच्चे के संदर्भ में बात कर रही हूँ अभी। तो आसपास कितने बच्चे हैं उस उम्र के, कितने लड़के हैं, कितने लड़की हैं, वो सब उस बच्चे की समझ के लिए डाटा होगा, आंकड़े होंगे कि उसको मित्र बनाना है। मित्र बनाने के जितने भी बच्चे हैं उन सब का आंकड़ा आपके पास होगा। फिर उन आंकड़ों की व्यवस्था की जाएगी
व्यवस्था से मतलब कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, उनकी उम्र कितनी है, क्या वो उस उम्र के समूह में है जहां वो मेरे दोस्त बन सकते हैं। नंबर 3, उपयोगी आंकड़ों का चयन। पहला तो क्या किया हमने, बच्चों की पूरी संख्या को इकट्ठा किया, जितने भी उपलब्ध बच्चे वहां पर हैं उन सब बच्चों की संख्या को इकट्ठा किया। तो जितने भी पहले हमने ये आंकड़े इकट्ठे किए कि कुल कितने बच्चे उस समुदाय में उपस्थित हैं। उसके बाद आंकड़ों की व्यवस्था में हमने देखा कि उस जो बच्चे हमारे पास हैं उनकी उम्र कितनी है, उसमें लड़के कितने हैं, उसमें लड़कियां कितनी है, खेलने में कोई रुचि रखता है नहीं रखता है, इस तरह की चीजें, उसको पूरा व्यवस्थित कर लिया। तीसरे नंबर पर हमने देखा कि उपयोगी आंकड़ों का चयन, यानी कि एक बालक के मतलब के आंकड़े जो है उसमें कौन कौन से हैं। यानी कि अगर मैं सिर्फ बॉयज के साथ खेलना चाहती हूँ तो बॉयज वाला डाटा इकट्ठा कर लो, अगर सिर्फ गर्ल्स के साथ खेलना है तो गर्ल्स वाले डाटा जो है वो इकट्ठा कर लेंगे। तो हम जो हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हैं, जो संख्या आई है, उसमें से उन चीजों का चयन कर लेंगे जो हमारे उपयोग में होगा, जो हमारी जरूरत का है। और फिर लास्ट स्टेप में यानी कि व्यवहारिक उपागम जो है वो आपका, उसमें आप उन आंकड़ों का प्रयोग करेंगे, यानी कि हम उन बच्चों को आमंत्रित करेंगे कि आइए अब हम दोस्त बनते हैं और हम एक साथ खेलते हैं। आपको पूरी प्रक्रिया समझ में आई? ये सिर्फ एक दोस्त बनाने की थी। सपोज आपको पुस्तक पढ़नी सीखनी है, बच्चे को पुस्तक पढ़नी सीखनी है, तो वो क्या करेंगे, अगेन वातावरण से आंकड़े उठाएंगे कि कितनी किताबें उपलब्ध हैं, फिर उन किताबों को क्रम में रखेंगे, भाषा के अनुसार भी हो सकता है, विषय के अनुसार भी हो सकता है, आकार के अनुसार भी कि मुझे सिर्फ पतली किताबें पढ़नी है, किसी को मोटी किताबें भी पढ़नी हो सकती हैं। फिर उपयोगी आंकड़ों का चयन कि मेरी रुचि किस चीज में है या मेरी जरूरत कौन सी पुस्तकों से पूरी होगी, सिर्फ उन पुस्तकों का चयन करेंगे और फिर उन्हें व्यवहारिक रूप से पढ़ना शुरू करेंगे। इस तरीके से किसी भी जानकारी को प्राप्त करने की प्रक्रिया चलती है। सबसे पहले वातावरण से आंकड़े इकट्ठा करना, नंबर 2 आंकड़ों की व्यवस्था करना, नंबर 3 उपयोगी आंकड़ों का चयन और नंबर 4 व्यवहारिक प्रयोग। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी नए प्रत्यय को, नए अनुभव को सीखना आरंभ करता है तो उसके मुख्य रूप से यही 4 स्टेप्स होते हैं जो उसके भौतिक रूप से और मानसिक रूप से साथ साथ चलते हैं। मुख्य रूप से जब हम संज्ञान सूचना प्रक्रियाकरण की बात करते हैं तो हम मस्तिष्क के अंदर चलने वाली प्रक्रियाओं की बात करते हैं कि जो हमारा मस्तिष्क है वो सूचनाओं का अधिग्रहण किस प्रकार करता है या वो सूचनाओं को किस प्रकार स्वीकार करता है। आई विश की इतनी बात आपको समझ आई होगी। फिर है सूचना प्रक्रियाकरण के सिद्धांत। जैसे कि अभी हमने ऊपर बात की कि ये तो 4 कॉमन स्टेप्स थे आपके जो किसी भी जानकारी को समझने में आपकी मदद करेंगे और कोई भी बालक किस तरीके से सोचता है उसको समझने में मदद करेंगे। अब इन्हीं वो जो 4 पॉइंट हमने अभी पहली वाली स्लाइड में देखे, उन्हीं 4 पॉइंट्स को हम अगर प्रक्रियाकरण के सिद्धांतों के रूप में देखें तो किस तरह करेंगे। एटकिंसन एक मनोवैज्ञानिक है जो 1968 से 1971 के मध्य में सूचना प्रक्रियाकरण के सिद्धांतों की बात करते हैं और उन्होंने ये कहा कि बालक इन 3 स्तरों पर, इंद्रियानुभूत, अल्पकालिक और दीर्घकालीन के स्तर पर किन्हीं भी तथ्यों को सीखते हैं, समझते हैं और उन्हें अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इंद्रियानुभूत पंजीकरण। इंद्रिय का मतलब होता है सेंस ऑर्गन्स, जो आपकी इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, मुंह, जिनके द्वारा आप चीजों को महसूस करते हैं, देखते हैं, उनके बारे में आपको जानकारियां मिलती हैं। तो सबसे पहले लेवल पर आप अपने वातावरण में या बालक अपने वातावरण में इंद्रियानुभूत पंजीकरण करता है, यानी कि वो ये देखता है कि मेरे वातावरण में किस तरह की चीजें उपलब्ध है, चाहे वो भौतिक वस्तुएं हैं, चाहे वो जैविक वस्तुएं हैं, चाहे वो धातु है, कोई भी वस्तु हो सकती है। तो सबसे पहले जो सूचना कहाँ से मिलेगी हमें, अपनी इंद्रियों के माध्यम से, जिनको आप अपने सेंस ऑर्गन्स के रूप में जानते हो। नंबर 2 अल्पकालिक स्मृति स्तर, जो आप अपने सेंस ऑर्गन से देखते हैं, अपनी इंद्रियों के माध्यम से, आंखों से देखते हो, कानों से सुनते हो,
अपनी स्किन से महसूस करते हो, वो सेकंड नंबर पर आकर आपकी अल्पकालिक स्मृति में यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है। आपको बता दूं मैं कि जो हम कोई भी चीज़ों को याद करते हैं वो 2 लेवल्स पर याद रखते हैं। एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी कि कम समय के लिए याद रखते हैं। दूसरी होती है दीर्घकालीन मेमोरी यानी कि हम बहुत लंबे समय तक चीज़ों को याद रखते हैं। जो हमारे जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता ज़रूरतें होती हैं, चीज़ें होती हैं, तथ्य होते हैं, उन्हें हम अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में संजो कर रखते हैं। ठीक, तो आपकी सूचना का स्टेज कैसे चलेगा एटकिंसन के अकॉर्डिंग कि सबसे पहले आप अपनी इंद्रियों के माध्यम से चीज़ों को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं और फिर उनको अल्पकालीन स्मृति में स्टोर कर लेते हैं, यानी कि आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो तथ्य आपको याद रह जाते हैं। जैसे जैसे उनकी उपयोगिता आप महसूस करते हैं कि ये तथ्य या ये वस्तु या ये व्यक्ति मेरे लिए ज़्यादा उपयोगी है, हमारे विकास के लिए ज़्यादा उपयोगी है, तो वो धीरे धीरे बार बार पुनरावृत्ति के माध्यम से हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं, यानी कि हमें वो दीर्घ काल तक याद रहते हैं। तो एटकिंसन ने कहा कि केवल ये 3 वो है स्टेप्स हैं जिनके माध्यम से कोई बालक किसी वस्तु को सीखता है और अपनी लाइफ के उसमें प्रयोग करता है, और वो चिंतन भी तभी करता है क्योंकि एटकिंसन ने ये भी कहा कि अगर आपकी इंद्रियों ने किसी वस्तु को नहीं देखा, नहीं महसूस किया, नहीं सुना, आपने किसी चीज के बारे में नहीं सुना, तो आप उसके बारे में सोच नहीं सकते। आपका चिंतन किसी वस्तु के बारे में आपका सोचना तभी शुरू होता है जब आपने उसको या तो देखा होगा या उसके बारे में सुना होगा या उसको छूकर महसूस किया होगा। हवा में सोच नहीं होती, ऐसा एटकिंसन मानकर चलते हैं। तो जो बेसिक है, सबसे आधारभूत काम क्या होगा कि आपको अपने सेंस ऑर्गन से अपने आसपास के वातावरण को समझना है। इसीलिए जब किसी बालक को विद्यालय में लेकर जाया जाता है तो ये माना जाता है कि विद्यालय की जो दीवारें हैं वो बहुत सुंदर सुंदर कलर्स के पेंटिंग होनी चाहिए, उनमें बहुत सुंदर सुंदर तस्वीरें होनी चाहिए ताकि बच्चा उनको देखकर अच्छा महसूस करे। महसूस अच्छा करेगा तो उसको एक ये समझ बनेगी कि विद्यालय में जाकर सुखद अनुभूति होगी, मुझे अच्छा महसूस होगा। वो उसकी अल्पकालिक स्मृति है, 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 गया, फिर उसने अपनी लॉन्ग टर्म में बिठा ली कि स्कूल जाने के बाद अच्छा ही लगेगा। तो उसने ये बात पहले उसने देखा, फिर उसने ये सोचा, वो जो सुखद अनुभूति हुई थी वो जब कंटिन्यूटी में 2-3 बार हो चुकी तो उसको लगा कि हाँ ये तो बिल्कुल सच बात है, तो वो उसको दीर्घ लॉन्ग टर्म में भी लेकर चलता है। तो एटकिंसन के अनुसार ये 3 स्टेप्स आप याद रखेंगे। सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से इंद्रियानुभूत यानी कि अपनी इंद्रियां आंख, नाक, कान, मुंह और त्वचा के माध्यम से वो शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी कि अल्पकालिक स्मृति में आएगी और अल्पकालिक स्मृति के बाद वो दीर्घकालीन स्मृति में जम जाएगी, जिससे हम अपने जीवन में जिसका हम अपने जीवन में बेहतर उपयोग कर पाएंगे। दूसरा जो सिद्धांत है वो है ई स्मिथ ने दिया था और ई स्मिथ ने अपने मॉडल का नाम दिया चयनात्मक प्रतिक्रिया कॉल मॉडल। चयनात्मक प्रतिक्रिया कॉल मॉडल का मतलब था कि आप वस्तुओं का, अनुभवों का या जो घटनाएं हैं उनका जब चिंतन के लिए चयन करते हैं, हम हर चीज के बारे में नहीं सोचते, हम कुछ सिलेक्टेड चीजों के बारे में सोचते हैं और वो सिलेक्टेड यानी कि चयनित चीजें क्या होती हैं जो हमारे जीवन में हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में मददगार होती हैं। तो सबसे पहला स्टेज आता है इसमें पूर्वक्रमण। ये पूर्वक्रमण जो है वो एटकिंसन के इंद्रियानुभूत पंजीकरण स्तर के समान आप मान सकते हो कि सबसे पहले पूर्वक्रमण का मतलब कि आपने अपने आसपास के जीवन में, अपने आसपास के संबंधों में, व्यक्तियों में, चीजों में किन चीजों को देखा है, कितना उनको जाना है। सेकेंड स्टेप में हम उसका वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण करने में हम 2 तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं चीजों का कि या तो उनमें हम संबंध ढूंढते हैं या उनमें हम अंतर ढूंढते हैं। संबंध ढूंढने का मतलब कि उनमें से कौन सी चीजें, कौन से व्यक्ति, कौन से तथ्य हम मेरी जरूरत को पूरा करने वाले हैं, तो मेरा उनके साथ एक संबंध हो जाएगा। और अगर वो ऐसे हैं जो मेरी जरूरतों को पूरा नहीं करेंगे बल्कि उसमें बाधा उत्पन्न करेंगे, तो वो मेरे साथ अंतर में स्थापित होंगे, यानी कि वो मेरे से डिफरेंस में होंगे। तो हम या बालक का मस्तिष्क जो है वो ऑटोमेटिक लेवल पर भी बेसिकली हम समझ सकते हैं, काम करते हैं कि जो चीजें हमारी जरूरत की होती हैं वो हमसे जुड़ी रहती हैं, जो हमारी जरूरत की नहीं होती उनको हम
अलग कर देते हैं। उसके बाद अनुक्रिया चयन, उन जरूरत में भी कौन सी ज्यादा प्रायोरिटी बेसिस पर, यानी कि प्राथमिकता देखते हैं हम कि किसकी ज्यादा जरूरत है, उनका हम चयन कर लेते हैं और फिर उनका व्यवहारिक उपयोग अपने जीवन में करते हैं। तो ई स्मिथ के मॉडल का नाम चयनात्मक प्रतिक्रिया कॉल मॉडल, और एटकिंसन ने भी 3 स्टेप्स ही दिए थे। तो जो चयनात्मक प्रतिक्रिया कॉल मॉडल है ई स्मिथ का, उसमें आप 4 स्टेप देखेंगे। पहला स्टेप पूर्वक्रमण, यानी कि चीजों को देखना, ऑब्जर्व करना, उनके साथ डील करना। सेकेंडली वर्गीकरण, कि हम कौन सी उपयोगी है, कौन सी उपयोगी नहीं है। अनुक्रिया चयन में उपयोगी में से भी प्राथमिकता के आधार पर जो आपको सबसे ज्यादा जरूरी लगती है आप उसका चयन करेंगे, और अंत में उसका व्यवहारात्मक उपयोग जो है वो आपके साथ हो जाएगा। इस तरीके से हमारी सूचना प्रक्रियाकरण के सिद्धांत चलते हैं। यानी कि आपको कोई भी बात कह रहे हैं, सपोज मैं अभी कहूँ कि आसमान में तारे निकले हुए हैं, तो अब आप ऊपर निगाहें उठाकर देखिए कि क्या आसमान में कुछ नजर आ रहा है, वो हमारा पूर्वक्रमण है। हमने देखा उसमें क्या क्या चीजें अभी नजर आ रही हैं, रोशनी है, ये है, पक्षी उड़ रहे हैं, सूरज निकला हुआ है। वर्गीकरण में हमने क्या किया कि कौन कौन सी चीजें संबंधित थी। दिन, जो अभी वर्तमान स्थिति दिख रही है उसमें हमें लग रहा है कि दिन में ऐसा होता है कि जब रोशनी होती है, पक्षी उड़ रहे होते हैं आसमान में, ठीक है। तो हमने वहां पर वर्गीकरण किया, अंधेरा होता है वो किसका कॉन्सेप्ट है, रात का कॉन्सेप्ट है, उसको हमने अलग से वर्गीकृत कर दिया। अब अनुक्रिया चयन में क्या देखा कि सूरज अभी आसमान में है तो कंफर्मली डे है, उसके आधार पर हमने उसको अपनी लास्ट फाइनल सूचना बना लिया कि अभी दिन है, रात नहीं हुई है। तो ये हमारी कोई भी हमें एक सूचना मिली, हमने उस पर सोचा और सोचकर जो एक विश्लेषण की चीजें चली उससे हम एक डिसीजन पर पहुंचे, यानी कि हमने एक अधिगम किया। यही सूचना प्रक्रियाकरण का सिद्धांत का मतलब भी है कि हम किन्हीं चीजों को किस तरीके से देखते हैं। देखिए, सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि सूचना प्रक्रियाकरण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, तो आप कहेंगे वह सिद्धांत या वह प्रक्रियाएं जिसमें हम किन्हीं वस्तुओं को देखकर या वातावरण के माध्यम से सूचनाओं को इकट्ठा कर उन्हें उनके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में विश्लेषण करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं और अंतिम रूप से एक जानकारी सीख जाते हैं, किसी तथ्य को, किसी प्रत्यय को समझ लेते हैं, तो वह क्रिया हमारी सूचना प्रक्रियाकरण का सिद्धांत मानी जाएगी या मानी जाती है। फिर है संज्ञानात्मक विकास दृष्टिकोण। अब जैसे कि मैं टाइटल की बात करूंगी, जो इस आज का जो टॉपिक है वो है बालक, और बालक के साथ हम क्या समझना चाहते हैं कि बालक का चिंतन कैसा होता है, बालक कैसे सोचते हैं, और अधिगम, बालक कैसे सीखते हैं। सोचेंगे कैसे, जब कुछ देखेंगे तो वो जो देखते हैं उसी को वो सोचते हैं, और जो सोचते हैं उसका अधिगम हो जाता है। आप इसको ऐसे एक सरल प्रक्रिया में भी देख सकते हैं कि बालक कुछ चीजों को देखेंगे, उसके बारे में सोचेंगे और सोचकर उसका वर्गीकरण करेंगे, और वर्गीकरण करके उसका अधिगम कर लेंगे, उसको याद कर लेंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया को संज्ञानात्मक विकास के नाम से जाना जाता है। क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, संज्ञान का मतलब है बस किसी तथ्य को, किसी प्रत्यय को जानना, जानने की क्रिया। फिर संज्ञानात्मक विकास दृष्टिकोण। संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत एक बालक चिंतन करता है, यानी कि सोचता है, उसकी बुद्धि का विकास होता है। जैसे जैसे सोचेंगे आपकी बुद्धि का भी विकास होगा, क्योंकि आपकी बुद्धि का विकास से मतलब यहाँ पर विस्तार से है कि आपके मस्तिष्क में जानकारियों का विस्तार, उनकी उसका जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी। भाषा में परिवर्तन होगा, जैसे जैसे आपकी जानकारियां बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे आपका भाषा ज्ञान भी परिवर्तित होता है, यानी कि बढ़ता जाता है, और इस सभी में आपका या बालक का विकास समाहित होता है। तो संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत बालक का चिंतन, बुद्धि, भाषा में परिवर्तन एवं विकास समाहित होता है। तो अगर पेपर में ये प्रश्न आया तो आप कैसे लिखेंगे कि संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया क्या है, कि व्यक्ति या एक बालक किस तरीके से सोचता है, उसके सोचने के आधार पर उसकी जानकारियों का विस्तार होता है, और जानकारियों के विस्तार के साथ उसकी भाषा में भी विकास होता है, और इससे अल्टीमेट उस बच्चे का विकास होता जाता है। संज्ञानात्मक विकास को बेहतर समझने के लिए हम निम्नलिखित 2 विद्वानों के द्वारा दिए गए सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे, जो कि आपके पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं।
पहले विद्वान है जीन पियाजे, जो कि 1896 से 1980 तक, यानी कि 1896 में उनका जन्म हुआ था और 1980 में उनकी मृत्यु हुई थी। और दूसरे विद्वान है लिव सिमनोविच वाइगोत्स्की, जिनका जन्म 1896 में और मृत्यु 1934 में हुई। इन दोनों विद्वानों को समझने की अगर आप बहुत अच्छे से समझ लेते हैं इनको, तो आप ये मानिए कि ये दूसरी यूनिट है। पहली कक्षा में हमने पहली यूनिट और कल की कक्षा में हमने 5वीं यूनिट की थी। तो इन 3 यूनिट्स को डिटेल स्टडी करके आप अपनी तीसरी और चौथी यूनिट को भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि बेसिकली इनमें वो सिद्धांत दिए हैं कि बच्चा किस तरीके से सीख कर अपना विकास करता है। क्योंकि अगली दोनों यूनिट्स में, जो तीसरी और चौथी यूनिट है, उसमें इन्हीं चीज़ों को आगे विस्तार जो है वो दिया गया है। तो जरा आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा ध्यान से समझें कि जीन पियाजे फर्स्ट। जीन पियाजे जो है वो एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे, जो कि पूर्व में जीव विज्ञानिक के रूप में काम करते थे, लेकिन बाद में वो मनोवैज्ञानिक के रूप में काम करना उन्होंने शुरू किया और उन्होंने संरक्षण का गत्यात्मक मॉडल दिया। जीन पियाजे ने ये बताया कि एक बालक अपने जन्म की अवस्था से लेकर परिपक्व होने तक किन स्तरों, किन अवस्थाओं से गुजरता है और किन तरीकों से वो चीजों को समझने की शुरुआत करता है। आपको यहाँ पर ये भी बता दूं आपको इंटरेस्टिंग बात कि जीन पियाजे ने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए थे, कि बहुत बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं में जाकर नहीं उन्होंने अपना सिद्धांत निकाला था। जीन पियाजे के खुद के 3 बच्चे थे और उनका जो सिद्धांत है, ऐसा कहा जाता है कि जीन पियाजे ने अपने बालकों को निरीक्षित करके ही अपने सिद्धांत का निर्माण किया था। यानी कि अपने खुद के बच्चों को उन्होंने फैमिली में ऑब्जर्व किया था, उन्होंने उनको देखा था कि किस तरीके से बालक जो है वो विकास करते हैं, किस तरीके से वो प्रतिक्रियाएं करते हैं, और उन्हीं के आधार पर जीन पियाजे ने अपना संरक्षण का गत्यात्मक मॉडल दिया। संरक्षण का मतलब होता है किसी चीज को सुरक्षित करके रखना, गत्यात्मक का मतलब होता है मूवमेंट, यानी कि कोई चीज चलती हुई, और मॉडल का मतलब एक प्रतिदर्श के रूप में लेते हैं कि ये जो मॉडल का मतलब एक ऐसा वो है कि अब कहीं पर भी जाओ आपको ये विकासीय अवस्थाएं मिलेंगी। तो जीन पियाजे ने सबसे पहले जो 4 बातें अपने सिद्धांत में मानकर चले वो सभी बालकों के लिए, वो आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि बालक अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। जैसे कि चॉम्स्की एक भाषा वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि बच्चे का जो दिमाग है वो बिल्कुल खाली स्लेट की तरह होता है, टबुला रासा का कंसेप्ट वो लेते हैं। तो ऐसे जीन पियाजे नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि बालक अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है और बालक में खुद से बहुत सारी चीजें होती हैं और वो उन चीजों को बार बार दूसरों के संपर्क में आके सीखता जाता है, बढ़ता जाता है, और इस तरीके से अपनी जानकारियों को बढ़ाता हुआ बच्चा अपने लेवल के ज्ञान का निर्माण खुद करता है। दूसरी बात, यानी कि कोई उसको ज्ञान देता नहीं है। जैसे कि हम स्कूल में बच्चों को क्यों भेजते हैं कि स्कूल में जाकर बच्चे जो हैं वो पढ़ना लिखना सीखेंगे, उन्हें कुछ नॉलेज आएगी, उनको कोई ज्ञान मिलेगा। लेकिन पियाजे इस बात से सहमत नहीं होते और वो मूलभूत रूप से ये मानकर चलते हैं कि बच्चा अपनी जानकारियों को खुद निर्मित करता है, अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। तो इंटरेस्टिंग बनेगा कि कैसे बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण करेगा। नंबर 2, बालक अपनी खुद की क्रियाओं द्वारा अपना बौद्धिक विकास करता है। स्वाभाविक है कि जब अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है तो जब खुद करेगा, यानी तो खुद की क्रियाएं, काम भी उसको अपने आप से ही करने पड़ेंगे, और जैसे जैसे उसके कार्यों का विस्तार होता जाएगा वैसे वैसे उसका बौद्धिक विकास भी, उसकी बुद्धि का विस्तार। बौद्धिक विकास से मतलब यहाँ ये नहीं कि उसका दिमाग बढ़ गया, बौद्धिक विस्तार से उसका बौद्धिक विकास या विस्तार से मतलब है कि उसकी जानकारियों का स्तर बढ़ गया, उसकी संख्या भी बढ़ गई जानकारियों की और उसकी गुणवत्ता में भी वृद्धि हुई। ठीक। नंबर 3, बालक अपने द्वारा ग्रहण की गई सूचनाओं को निरंतर व्यवस्थित एवं समायोजित करने का प्रयास भी करता रहता है, यानी कि बच्चा कभी भी स्थिर नहीं होता। अब चूंकि ज्ञान का निर्माण खुद करता है और किससे करता है, अपनी ही क्रियाओं से करता है, तो वो उन क्रियाओं को लगातार करता है। आपने देखा भी होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत अधिक क्रियात्मक अवस्था में होते हैं, या ये कहूँ कि अपने जन्म से लेके और 20 साल तक का जो बालक है, अपने पहले 20 सालों में इंसान सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है, और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी सक्रियता
कम होती जाती है। सबके साथ नहीं कह सकते, बट एक आम इश्यूज को आम प्रत्यय मानकर उसको चल सकते हैं कि पहले 20 सालों में मनुष्य सबसे ज्यादा क्रियात्मक अवस्था में होता है। और अंतिम बिंदु है इसका कि बालक वातावरण के साथ अंतः क्रिया करते हुए सीखता है। यानी कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण जो करता है वो केवल अपने दिमाग में नहीं कर रहे हैं, किसके साथ कर रहा है, वो जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण के साथ अपने संबंध स्थापित करके। अंतर्क्रिया का मतलब कि कुछ वो वातावरण को देता है, कुछ वातावरण उसको देता है। यानी कि मान लीजिए उसके आसपास की सराउंडिंग में एक फुटबॉल पड़ी है, तो बच्चा उस फुटबॉल को समझेगा, जानेगा और फुटबॉल के माध्यम से अपनी जानकारियों का विस्तार करेगा, अपना शारीरिक मानसिक विकास में उसका सहयोग लेगा। तो प्रत्येक अभी चीजें सब कैसे होंगी, ज्ञान का निर्माण खुद करेगा, कैसे करेगा, अपने ही कामों से करेगा, अपने ही कामों को लगातार करेगा। और जब लगातार करेगा तो वो इंटरेक्शन करेगा, क्योंकि वो लगातार की जो चीजें वो केवल अपने दिमाग में मैनिपुलेशन नहीं करता है चीजों को लेकर, बल्कि वो दूसरी चीजों के संपर्क में आता है। बेसिकली यहाँ पर संपर्क शब्द है। अंतर्क्रिया का मतलब आप समझते हैं कि मैंने भी कुछ किया और सामने वाले ने भी कुछ किया और उन दोनों का चेंज हुआ आपस में। जीन प्याजे ये मानकर चलते हैं कि प्रत्येक बालक के मस्तिष्क में एक स्कीमा होता है जिसमें कुछ सूचनाएं और उन सूचनाओं के संबंध में कुछ व्याख्याएं भरी हुई विद्यमान रहती है, स्थित रहती है। यानी कि बच्चे का दिमाग खाली डिब्बा नहीं होता, ऐसा प्याजे मानकर चलते हैं। और प्याजे का ये भी मानना था कि बच्चा जब पैदा होता है, जिसको आप एक दिन का बच्चा मानेंगे इनफैक्ट, तो वो भी खाली दिमाग से नहीं है, उसको भी कुछ चीजें आ रही हैं, उसके दिमाग में भी कुछ होता है, उसको वो कुछ इंस्टिंक्ट्स को बोलते हैं, अंतः स्वतः प्रक्रियाएं। बेसिकली उसको कोई सिखाता नहीं है, वो उसको खुद से आती है। जैसे पलक झपकना, जैसे कि रोना, जैसे कि हंसना। बच्चे को कोई नहीं सिखा रहा है, ये शिशु को, एक दिन के बालक को क्या सिखा सकते हैं, लेकिन वो पलकें भी झपकता है, वो रोता भी है, वो हंसता भी है, वो अपने हाथ पैर भी चलाता है, अपनी मुट्ठी को बंद करता है। आप खोलेंगे वो बंद वापिस अपनी मुट्ठी को बंद कर लेगा। मतलब जीन प्याजे का मूलभूत आधार ये है कि बालक का दिमाग, बालक का मस्तिष्क शून्य डब्बा नहीं होता, खाली डिब्बा नहीं होता, उसमें कुछ सूचनाएं होती हैं और उन सूचनाओं का कुछ मीनिंग भी उसके पास रहता है। अब वो मीनिंग सही है या गलत है, उसको वो अपने वातावरण के साथ समझकर, उसके साथ इंटरेक्शन करके अपनी जानकारियों का विस्तार करता है, मात्रात्मक स्तर पर भी और गुणात्मक स्तर पर भी। तो देखिए आगे हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे बालक जो है वो अपना स्कीमा का विस्तार करता है। तो हर बच्चे में अपना एक स्कीमा होता है और ये स्कीमा जो है वो प्याजे के अनुसार सभी बालकों में पाया जाता है। अगर पेपर में आएगा तो आप लिखेंगे कि हर बच्चे के मस्तिष्क में एक स्कीमा है। स्कीमा का मतलब है कुछ वस्तुओं की मानसिक छवि होती है उसके दिमाग में, उनके अर्थ भी होते हैं। ये अलग बात है कि वो बता नहीं पा रहा है, उसको उसका नाम नहीं पता है, लेकिन वो उसकी जानकारी में है। प्याजे के अकॉर्डिंग स्कीमा दो प्रकार का होता है, एक जटिल और एक सरल। सरल स्कीमा वो होता है जब आप नॉर्मली, जैसे मैंने कहा कि बच्चे को मुट्ठी बंद करनी आती है, मुट्ठी खोलनी आती है, उसको हाथ पैर चलाने आती है, उसको ये नहीं पता, आप कहेंगे कि फोकस करके इस तकिए के ऊपर मुक्का मारना है, तो वो नहीं मारेगा। वो साधारण मतलब वो जो सिंपल एक्टिविटीज हैं, जो सिंपल जानकारी है, वो बच्चे के स्कीमा में इन्वॉल्व होती है, वो साधारण स्कीमा के रूप में जानी जाती हैं। नंबर 2 है जटिल प्रक्रियाएं। जटिल स्कीमा में वो चीजें आती हैं जब आप सोचना शुरू करते हो, कुछ ऐसी चीजों के बारे में सोचते हैं जो हमारे सामने उपस्थित नहीं है, यानी कि अमूर्त हैं। हम इमेजिनेशन में सोचते हैं, कल्पना करते हैं। तो जो कल्पना वाली चीजें हैं वो जटिल स्कीमा में आएंगी, और जो नॉर्मली मूर्त रूप से हमारे सामने है, मूर्त का मतलब होता है कॉन्क्रीट अवस्था में आपके सामने कोई चीज रखी, जैसे मेरे सामने लैपटॉप रखा हुआ है, ये कॉन्क्रीट है। अमूर्त मतलब मैं सोच रही हूँ कि इंटरनेट कहाँ पर वायरिंग फॉर्म में है, वाइब्स की फॉर्म में है, कैसे, तो वो एक इमेजिनेटिव थॉट है। इसके अंतर्गत दो तरह की क्रियाएं होती हैं। ये तो आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ कि सब में स्कीमा होता है, उसमें कुछ कंसेप्ट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स नहीं कहूंगी मैं, तो कुछ सूचनाएं उसके अंदर होती हैं जो कि सरल स्वभाव की भी हो सकती हैं और जटिल की भी हो सकती हैं। अब वो जो स्कीमा है उसके अंदर दो तरह की क्रियाएं होती हैं,
पहली क्रिया है आत्मसातीकरण और दूसरी क्रिया है समायोजन। आत्मसातीकरण को इंग्लिश में कहते हैं एसिमिलेशन और समायोजन को कहते हैं एकोमोडेशन। आत्मसातीकरण का मतलब ये है कि जब कोई बच्चा किसी नए प्रत्यय के संपर्क में आता है तो वो उसकी दो स्थितियां हो सकती हैं, या तो वो उसको बहुत अच्छे से समझ लेता है या वो उसको बिल्कुल समझ नहीं आती। वो उसके अंदर का जो स्कीमा है उसकी इंफॉर्मेशंस में वो वस्तु कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती है, उसके सामने नहीं होती है। तो जो वस्तुएं, जो प्रत्यय, जो अनुभव उसको पहले से ही उसके स्कीमा में है उसके साथ वो एडजस्ट कर लेता है। एडजस्ट का मतलब उसका एक्सेप्ट कर लेता है, बेसिकली स्वीकार कर लेता है, तो वो उसका एसिमिलेशन होता है, उसका आत्मसातीकरण होता है। वो मान लेता है पहले ही दूसरे परिचय में कि हाँ ये वस्तु ऐसी ही है। उसको हम कहेंगे जब बालक किसी वस्तु को, किसी अनुभव को अपने अंदर समाहित कर पाता है, उसको समझ लेता है कि हाँ ऐसा तो होता ही है, ऐसा तो है ही। तो जिन तथ्यों को बालक ऐसा ही है, ऐसा होता ही है समझकर आत्मसात कर लेता है, उसको वो मानता है कि आत्मसातीकरण उसका हो गया, एसिमिलेशन हो गया। और दूसरी तरफ वैसी कुछ अनुभव होते हैं जो उसके स्कीमा से मैच नहीं करते, जो बिल्कुल टोटली एक ऑपोजिट सिचुएशन क्रिएट करती है। वहां पर वो उसको दिमाग में ये समझाया जाता है कि ऐसा भी हो सकता है। तो जब भी शब्द लग जाता है तो वो वहां पर एडजस्टमेंट करता है, अनुकूलन करता है कि अच्छा ठीक है वैसे तो ऐसा नहीं होता, पर अगर एक पर्टिकुलर सिचुएशन है तो उसको हम मान लेंगे कि ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए बच्चा हर रोज दूध पीता है, जो छोटा शिशु है, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं 4-5 मंथ्स के शिशु की, 4-5 महीने के बच्चे की, उसको पता है कि उसको व्हाइट कलर का कुछ मीठा मीठा दिया जाता है जिसको दूध के नाम से जानते हैं। वो दूध समझ रहा है नहीं समझ रहा, लेकिन वो उस लिक्विड को पहचानता है कि एक बोतल में व्हाइट कलर का कुछ है, उसका टेस्ट जो है वो मीठा होता है। फिर उसको किसी दूसरे फ्रूट का जूस भी ट्राई करवाया जाता है, तो वो भी लिक्विड फॉर्म में है, उसका टेस्ट भी मीठा है। तो बच्चे को जब दूध की जगह पर रिप्लेस करके जब वो फ्रूट जूस दिया जाएगा तो वो उसके साथ एसिमिलेट इजीली कर पाएगा, क्योंकि बोथ आर इन द लिक्विड फॉर्म, दोनों ही लिक्विड फॉर्म में है, दोनों ही टेस्ट में मीठे हैं, दोनों ही इसको परेशान नहीं कर रहे हैं पीने। एसिमिलेशन हो गया, यानी कि ऐसा ही है, एसिमिलेट होगी उसकी नॉलेज कि जरूरी नहीं है कि व्हाइट कलर का ही हो, कुछ रेडिश कलर का, कुछ येलोइश कलर का भी हो सकता है, पर लिक्विड फॉर्म में स्वीट है तो वो खाया पिया जा सकता है आराम से। दिस इज आत्मसातीकरण, जो आपके पूर्व ज्ञान के साथ आप एक सरलता से, आसानी से उसको स्वीकार कर पाते हो। नंबर 2 है समायोजन, यानी कि अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में क्या है कि ऐसा भी होता है, यानी कि आपको लिक्विड फॉर्म का फूड ना देकर बालक को हम ठोस आहार देना शुरू करते हैं। और वो ठोस आहार क्या सिचुएशन बनाता है कि वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, थोड़ा सा ठोस है। वो जब ठोस होगा तो क्या, उसको निगलने में उसको अ लिटिल बिट ऑफ टाइम ज्यादा लगेगा, थोड़ा एफर्ट भी उसको करना पड़ सकता है बालक के बारे में। तो वो ऐसा भी होता है, मतलब पहली बार खाया टेस्ट मीठा था, पर थोड़ा सा निगलने में उसको प्रॉब्लम थी। धीरे धीरे वो जो ठोस की क्वांटिटी है उसको पेरेंट्स बढ़ाते जाते हैं, जो कंक्रीट फूड है आपका, दलिया है, चावल है, दाल है टाइप्स करके। तो वो ऐसा भी होता है, समझकर सब एकोमोडेट करता है और धीरे धीरे समझ लेता है कि इसके साथ ये एक डिफरेंस है, पर इसको भी खा सकते हैं। तो उसके स्कीमा में ये दोनों चीजें आ जाती हैं कि एक लिक्विड फॉर्म, व्हाइट लिक्विड मीठा मीठा कुछ था जो बोतल में पीते थे, से लेकर बच्चा चावल को स्पून से खाने तक किस जो स्टेज में आता है, फर्स्ट एसिमिलेशन और सेकेंडली समायोजन, यानी कि आत्मसातीकरण, समायोजन, एकोमोडेशन। ठीक, तो इस तरीके से उसके स्कीमा में जो जानकारियां हैं उनका विस्तार होता जाता है, जो उसकी धीरे धीरे फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी, फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसे हमने पहली वाली स्लाइड्स में देखा, वो फिर चीजें स्थायी होने लगती हैं। क्लियर हो गया कि स्कीमा 2 प्रकार का, साधारण व जटिल। इसमें 2 प्रकार की क्रियाएं, जिसमें आत्मसातीकरण और समायोजन। आत्मसातीकरण जो हमें पहले से जानकारियां हैं
उनके साथ ही जो जानकारियां सरलता से मानी जा सकती हैं, आत्मसात की जा सकती हैं, वो आत्मसातीकरण है। और एकोमोडेशन यानी कि समायोजन में थोड़ी मुश्किल होती है उन चीज़ों को मानने में, पर चूंकि वो चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं और उनसे हमारा फायदा भी होता है, लाभ भी होता है, तो वो हम एकोमोडेट कर जाते हैं, तो समायोजन कर लेते हैं कि ऐसा भी होता है। और ये सभी घटनाओं में है। आप सोचकर देखिए कि जीवन में ऐसे कौन से तथ्य थे जिनको आपने बहुत इजीली स्वीकार कर लिया, वो आपका एसिमिलेशन वाली प्रक्रिया होगी। और जिन चीज़ों को आप बहुत आसानी से स्वीकार नहीं कर पाए, लेकिन वो रहनी तो आपके साथ ही थी, तो उनके साथ आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ी है, वो एडजस्टमेंट जो है वो आपका समायोजन। ठीक, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग ये सभी प्रक्रियाएं सभी बच्चों में होती हैं, सभी बालकों के साथ होती हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ बच्चे जो, जैसे हमने कल की क्लास में बात की थी, प्रतिभाशाली टाइप के होते हैं, वो थोड़ा जल्दी जल्दी इन अवस्थाओं से निकलते हैं, और जो बच्चे थोड़ा पिछड़े स्तर के होते हैं वो टाइम लगाते हुए उसमें से निकलेंगे, पर निकलेंगे सभी। और इन्हीं मोस्ट प्रोबेबली, ऐसा जीन पियाजे कहते हैं कि इन्हीं अवस्थाओं के तहत गुजरेंगे, कि पहले आत्मसातीकरण ही होगा फिर अकोमोडेशन होगा। ऐसा नहीं होगा पहले आपने एडजस्ट कर लिया फिर एसिमिलेट किया, क्योंकि पहले हम सरलता से जटिलता की ओर चलते हैं जीवन के। अगर आप जीवन का दर्शन देखेंगे उसमें भी। फिर जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए 4 स्टेजेस दिए, और यहाँ पर भी जीन पियाजे यही कहते हैं कि प्रत्येक बालक इन चारों अवस्थाओं में से होकर ही गुजरता है। अगेन, वो अपनी इंटेलेक्चुअल, अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं के अनुसार उनसे जल्दी या देर में बाहर आ सकता है, लेकिन चारों को क्रॉस जरूर करेगा। सबसे पहली अवस्था है संवेदी गत्यात्मक स्तर। आपको याद है हमने आटकिंसन में देखा था, वो भी इंद्रिय अनुभूत अवस्थाओं की बात कर रहे थे सेकेंड स्लाइड में हमारी। और अब जो जीन पियाजे हैं वो भी अपनी पहली स्टेज में संवेदी गत्यात्मक स्तर की बात करते हैं, यानी कि सेंसरी स्टेज जिसको कहते हैं। सेंसरी स्टेज का मतलब जब बच्चा केवल अपने सेंस ऑर्गन के माध्यम से जानना, देखना और समझना शुरू करता है, वो स्टेज आपकी संवेदी गत्यात्मक। संवेद मतलब सेंस ऑर्गन्स, आंख, नाक, कान, मुंह, याद रखिए आप इनको। संवेदी गत्यात्मक स्तर जो है वो 0 से 2 साल तक के बीच में होता है बच्चा। अब आप याद कीजिए, आपके आसपास में कोई छोटा बच्चा आपने देखा है, किस तरीके से वो काम करता है। इस अवस्था में 2 महत्वपूर्ण विकास माने जाते हैं। सबसे पहला है प्रत्यावृत्ति क्रियाएं। बच्चा किसी भी प्रत्यावर्ती क्रिया उनको कहते हैं, जब कोई बालक किसी काम को बार बार करता है तो उसको प्रत्यावर्ती क्रिया के रूप में जाना जाता है। और इसको करने के लिए उन्हें किसी को सीखने की जरूरत नहीं है। अगेन, उसमें कुछ नेचुरल इंस्टिंक्ट्स होते हैं जिसको वो करते हैं, जैसे पलक झपकना है, हंसना है, रोना है, ऐसे ही वो वस्तुओं को चूसता है। आप उसको कुछ भी दीजिए, कोई लकड़ी का गुटका दीजिए, कोई प्लास्टिक का खिलौना दीजिए, वो हर चीज को अपने मुंह में डालने की एक हैबिट में होती है, उसको चूसने में मजा आता है। बेसिकली वो प्रत्यावर्ती क्रिया है। और बच्चा जब किसी चीज को होल्ड करना शुरू करता है, 3 to 4 2 मंथ्स का बच्चा भी आप होल्ड कर सकते हैं, आपकी उंगली को पकड़कर वो पकड़ेगा, बंद करेगा, तो तब से वो हर चीज को अपने मुंह में डालने की कोशिश करता है। कि आपने देखा, आप ऑब्जर्व कीजिए कभी, अगर नहीं देखा है तो, कोई छोटा बच्चा जब देखने का अवसर मिले कि वो बार बार अपने हाथों को अपने मुंह के अंदर डालता है, कोई दीजिए मुंह के अंदर, कोई भी चीज दीजिए मुंह के अंदर। तो ये एक क्रिया है जो संवेदी गत्यात्मक स्तर में बच्चे करते हैं, और लगभग सभी बच्चे करते हैं। और इससे उनको उसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में काफी हद तक सेंसिटिवनेस पता चल जाती है, हार्ड है, सॉफ्ट है, कैसा। नंबर 2, बार बार गिराने की क्रिया। इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो बच्चे बार बार करेंगे, आप उन्हें उस तरफ बताइए, वो बार बार खिसक कर इधर आ जाएंगे। आप उन्हें कोई चम्मच, कोई खिलौना, कोई बर्तन, कुछ भी दीजिए, अगर उनको एक बार मजा आया है किसी चीज को गिराने में तो उसको बार बार गिराएंगे। और उसकी जो साउंड होती है, कोई अजीब सी साउंड, उसके लिए बच्चा बड़ा अच्छे से, मतलब रिएक्ट, उसका जो रिएक्शन होता है वो बड़ा खुश होता है उस रिएक्शन को करके। जैसे कोई चीज गिरी, धम, आपने जोर से आवाज की, धम, और वो बच्चा बहुत जोर से हंसेगा उस चीज को लेकर। तो ये जो एक्टिविटीज हैं प्रत्यावर्ती क्रिया कहलाते हैं, और सभी बच्चे 0 से 2 वर्ष की आयु के मध्य में करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है इसमें वस्तु स्थायित्व का विकास।
संवेदी गत्यात्मक स्तर जो कि 0 से 2 साल के बीच में चलता है। वस्तु स्थायित्व के विकास में आता है कि जब बच्चा लगभग 1 साल तक का होता है तो आप उसके सामने अगर कोई चीज है तो वो बड़ा खुश रहेगा। अगर आप उसके खिलौने को उठाकर अपने पीछे छिपा लेते हैं तो वो रोना शुरू कर देता है। उसको लगता है कि वो वस्तु जो है वो गायब हो गई, वो परेशान हो जाता है, नहीं मुझे वो चीज चाहिए, तो उसका रोना लगातार रहेगा। लेकिन जैसे जैसे वो 1 साल की अवस्था को क्रॉस करता है और 2 साल की अवस्था तक बढ़ता है तो लगभग 2 वर्ष की अवस्था खत्म होते होते उसमें ये परमानेंसी का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अगर किसी ने कोई वस्तु छुपाई है तो वो गायब नहीं हुई है, वो फिर कुछ ही पलों में उसके सामने वापस आ जाएगी। इसीलिए अब वो जो पहले रोने की अवस्था थी वो कन्वर्ट हो जाती है खुद से, वो सीख जाता है इस बात को बार बार रिपीटिशन से कि जो चीजें छुपाई जाती है, मतलब अगर आपने ये पीछे हाथ वाला एक्शन लिया है छुपाने के लिए तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि ऐसे तो कोई वस्तु ज्यादा देर तक गायब नहीं रहेगी, फिर मेरे पास आ जाएगी। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस उसके दिमाग में आने लगता है। एक 10-11-12 महीने के जो बच्चा है, अगर उसकी मदर उसके सामने से निकल जाती है तो वो रोता है कि वो जब जा रही है तो वो गायब हो जाएगी, उसको अपने सामने नजर आनी चाहिए। लेकिन जब उसे पता है कि वो बाहर गई है लेकिन एक ही मिनट में वापस आएंगी, सपोज कि वो कूड़ा फेंकने के लिए गई है, तो जो 2 इयर्स का बच्चा है वो उस साथ नहीं रोएगा, बल्कि जब उसकी मदर वापस एंटर करेगी तो वो हप कुछ साउंड करके हंस सकता है, अपनी माँ को एक बेहतर रिस्पॉन्स दे सकता है, क्योंकि उसने अब ये समझ लिया है कि बाहर जाने का मतलब परमानेंट जाना नहीं है, बाहर जाने का मतलब है वो कुछ देर में वापस लौटेंगे। तो वो जो गायब होने वाले पैशन है उसको वो इंजॉय करना शुरू कर देता है। आप समझ रहे हैं? जो 1 ईयर बिफोर सिचुएशन है वो क्या है कि जैसे ही कोई वस्तु उसके सामने से गायब होगी बच्चा रोएगा, वो परेशान हो जाता है उस चीज को लेकर कि चीज गायब हो गई। लेकिन 2 साल की अवस्था तक आते आते और जो बीच का टाइम स्पेन है उसमें वो सीख रहा है, उसने देखा है, बार बार देखा है, तो उसका चिंतन क्या बना है, जाना आना जाना आना। तो वो जो रोने का टाइम पीरियड है ना, ऑब्जर्व करके देखेंगे वो भी धीरे धीरे कम होता जाता है और वो धीरे धीरे खत्म होकर एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाता है जहाँ बच्चा उस स्टेज को एंजॉय करता है, वो खुद भी छुपाता है, वो अपने वो मान लीजिए कोई चुन्नी लेकर, कोई टॉवल लेकर, कोई कपड़ा लेकर, फेंक के लेकर अपने फेस को छुपाता है कि मैं गायब हो गया, और फिर अपने फेस को हटाएगा कपड़ा और बहुत तेज से हंसेगा। तो ऑल आर द ऑब्जेक्ट परमानेंट स्टेज, जो कि संवेदी गत्यात्मक स्तर की महत्वपूर्ण अवस्थाएं मानी जाती हैं। और जैसे मैंने कहा कि सभी बालकों के साथ होती हैं, कम या ज्यादा उनकी स्थितियों पर डिपेंड करती है। सेकेंड स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक स्तर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। 2 से 7 साल के बच्चे की अवस्था इसमें आती है। इस अवस्था में जो सबसे महत्वपूर्ण विकास होता है बच्चे का वो होता है कि वो मानसिक छवि बना ले। मानसिक छवि का मतलब कि बच्चा इमेजिनेटिव हो रहा है, अपने मन में चीजों को सोच सकता है, कहानियां बना सकता है, कविताएं बना सकता है। जैसे कि जैसे वो सेकेंड ईयर को क्रॉस करता है अपना, उसके जो लॉजिकल है इनिशियल, मैं कहूंगी कि उसके तर्क का आरंभ हो जाता है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि मैं पियाजे के कही हुई बात को ही आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ कि बच्चे के आरंभिक तर्कों का विकास होना इसमें शुरू हो जाता है और बच्चा अपनी इमेजिनेशन में उन तर्कों का इस्तेमाल करता है। जैसे कि ट्रेन लंबी होती है, मैंने एग्जाम्पल डाला यहाँ पर ट्रेन बनाना का, ट्रेन लंबी होती है और वो छुक छुक करके चलती है, तो बच्चा बहुत सारी सपोज किसके पास माचिस की डिब्बियां हैं तो वो बहुत सारी माचिस की डिब्बियों को मिलाकर छुक छुक की आवाज करेगा एंड वो सोचता है और वो ये प्रदर्शित करता है, दूसरों को शो करता है कि मैंने ट्रेन बनाई, ये मेरी ट्रेन है। या बहुत सारी चेयर्स को मिलाकर उसने एक लंबी रेंज में लगा दिया और कहा कि ये मेरी ट्रेन है। या एक बच्चे ने आगे से साड़ी पकड़ी, दूसरे ने पीछे से पकड़ी और वो आगे चलते जा रहे हैं, ये हमारी ट्रेन है। इट मीन्स कि द चाइल्ड है स्टार्टिंग इमेजिनेशन, उसकी दिमाग में एक कल्पना चलती है कि हम चीजों को क्रिएट कर सकते हैं। वो अनुकरण भी कर रहा है, इमिटेशन से सीख रहा है। उसने कहीं देखा है कि जब उसको रेल की कविताएं सिखाई गई होंगी, क्योंकि 2 से 7 साल का बच्चा प्ले स्कूल जा सकता है, जाता है, इनफैक्ट वो सेकेंड क्लास तक आ जाता है 2 से 7 साल का बच्चा। तो वो इमेजिनेशन सीख रहा है और इमिटेशन से सीख रहा है, उसको साउंड्स है, उसको साउंड्स के बारे में जानकारी है, वो उसको रिप्रोड्यूस भी कर पा रहा है। तो उसका जो तर्क है उनकी शुरुआत हो जाती है।
बच्चे इस अवस्था में 2 से 7 साल तक भाषा का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं क्योंकि उनकी जानकारियों का विस्तार हो रहा है। घर के बाहर वो पदार्पण कर पा रहे हैं और घर के बाहर पदार्पण करने से उनका जो सामाजिक विस्तार है, भौगोलिक विस्तार है, वो बढ़ रहा है। घर से गली, गली से सड़क, सड़क से विद्यालय, विद्यालय से खेल का मैदान, यहाँ तक उसकी पहुंच बन रही है। तो उस जानकारी के आधार पर वो भाषा का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं। इस अवस्था के बच्चे बहुत अधिक प्रश्न पूछते हैं और उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर जब मिलता है तो वो अपने तर्कों का इस्तेमाल फिर उसमें करते हैं। वो अपने लॉजिक्स लगाते हैं कि ये चीज ऐसे है क्या, क्यों है। तो बच्चा इमेजिनेटिव है, बच्चे की लॉजिकल पावर्स की शुरुआत हो रही है, उसकी तर्क शक्ति का विकास हो रहा है और इस तर्क शक्ति के विकास के साथ वो भाषा का बहुत अधिक प्रयोग करना भी सीख रहा है। इस अवधि की 2 परिसीमाएं भी हैं। बच्चा इसमें कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स भी लेकर चलता है जिनको टाइमली पॉजिटिव करने की जरूरत होती है। ये सभी के साथ होता है, मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ। जीन पियाजे की स्टेजेस हैं। पहली संवेदी स्तर थी, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक स्तर। संवेदी स्तर में 0 से 2 साल, पूर्व संक्रियात्मक स्तर 2 से 7 साल। 7 साल में हम बात कर रहे हैं कि वो मानसिक छवि बनाने लगता है, चीजों की तर्क लगाने लगता है, अपने भाषा का बहुत अधिक प्रयोग करता है। इस अवधि की 2 परिसीमाएं हैं। पहला है आत्म केंद्रितता का भाव, दूसरा है जीववाद का भाव। आत्म केंद्रितता के भाव का मतलब है कि बच्चा अपने आप को सेंटर में मानकर चलता है। उसको आम दुनिया से कोई मतलब नहीं है, उसको अपने आसपास की दुनिया से भी मतलब नहीं है। वो अगर उसके साथ कुछ है तो उसमें संतुष्ट महसूस करता है। जैसे कि आप किसी बच्चे से टेलीफोन पर बात करेंगे और आपने उससे पूछा तुम नाराज हो क्या, तो वो गर्दन हिलाकर इशारा कर रहा है, अपनी साउंड में नहीं बता रहा। इससे उसके आत्म केंद्रित होने के भाव का पता चल रहा है। समझ रहे हैं? जैसे कि बाहर स्कूटर के पास या गाड़ी का कोई शीशा है और वो अपने बालों को बनाने में लगा है, तो वो थोड़ी सी देर के लिए भूल ही जाता है कि मेरे आसपास कोई पर्सन है और वो उस चीज को अच्छा या बुरा कह सकते हैं। उनको लगता है कि मैं आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट भी नहीं कहेंगे इसको, सिर्फ मैं ही हूँ का भाव उसमें रहता है कि सामने वाला बंदा तो समझ ही लेगा। अगर वो नीचे करके कुछ ड्राइंग कर रहे हैं और बाहर ऊपर से पूछा जा रहा है मदर से कि तुमने खाना खा लिया, खाना खाना है कि तुमने, तो वो गर्दन हिलाकर जवाब देता है, मुंह से नहीं। उसको लगता है कि मैंने गर्दन हिला दी तो ये उन्होंने देख ही लिया होगा। वो अपने आप से सोचता है चीजों को लेकर कि मैंने रिस्पॉन्स कर दिया तो सबको पता चल ही गया होगा। सामने वाले को पता चला है या नहीं चला है, इससे उसको कोई कंसर्न एज सच नहीं होता। ये है सेल्फ सेंटर्डनेस, प्योर सेल्फ सेंटर्डनेस। जो 2 से 7 साल का बच्चा होता है उसमें इतनी ज्यादा सेल्फ सेंटर्डनेस होती है कि आप उसको कुछ भी कहिए, वो कहेगा मैं करूंगा, हाँ मैं ये काम कर दूंगी या मैं काम कर दूंगा, किसी भी काम को मना नहीं करेंगे। और उनमें इसी सेल्फ सेंटर्डनेस की वजह से एक भाव होता है कि मैं करूं। हर काम को वो खुद से करना चाहते हैं। 2-2.5 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, आप ही खाना है, अपनी तरह के शब्दों का निर्माण करने लगते हैं बच्चे। पानी को मम कहना, खाने को कुछ और कहना, मतलब अपने नए शब्द, उनकी नई शब्दावली विकसित हो जाती है क्योंकि उनको लगता है कि मुझे समझ आ रहा है तो सामने वाले को समझ आ ही जाएगा। यही सेल्फ सेंटर्डनेस है कि उसके दुनिया उसके अंदर घूमती है, अपने आसपास घूमती है। एक लिमिटेशन है जिसमें बच्चे को बाहर लेकर आना अध्यापक और अभिभावक दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नंबर 2, जीववाद का भाव। जो 2 से 7 साल की उम्र का बच्चा है वो बार बार कीप इन माइंड रखिए कि हम पियाजे के थ्योरी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। जीववाद का भाव है कि हर वस्तु में, हर चीज में जान होती है। ये 2 से 7 साल के बच्चे का बहुत क्या कहें इसको, बहुत महत्वपूर्ण वो है, भाव है उसके जीवन में। क्योंकि जब मान लीजिए 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, वो गिर जाता है और वो जोर से रोता है, उसको बहुत तेज चोट लगी है और सडनली कोई बड़ा परिवार का सदस्य कहता है कि अच्छा फर्श ने मारा है और मैं फर्श को थप्पड़ मार के आता हूँ, यहाँ आती हूँ, और वो आप फर्श को जोर से 3-4 बार हिट कीजिए, बच्चा हंसना शुरू कर देगा। कि उसके दिमाग में ये चीज आएगी इस जीववाद के भाव की वजह से कि उसकी भी पिटाई हुई, उसको भी चोट लगी, टक टक की जो साउंड होती है उसको ये कंफर्म हो जाता है कि जितना मुझे चोट लगी थी उतनी ही चोट उसको भी लग गई है। दरवाजे नहीं मारा है, दरवाजे को 2 चांटे मार दो।
बादल ने बारिश बरसाई है, भिगो दिया है आपको, बादल को 2 थप्पड़ मार दो। तो वो जो उसकी इमेजिनेटिव पार है, वो जो लॉजिक है उसका इनिशियल स्टार्टिंग वाला कि मुझे परेशानी हुई तो सामने वाले को भी हो गई है, तो वहां पर वो रोना बंद कर देगा, उसकी एंजॉयमेंट स्टार्ट हो सकती है। दिस इज जीववाद का भाव। बच्चा ये महसूस करता है कि हर वस्तु में, हर जगह, हर चीज में जान होती है, इसीलिए वो गुड्डे गुड़िया के साथ बहुत लाइवली खेलता है, उनको खाना खिलाएगा, उनको अपने पास सुलाएगा, उनके कपड़े चेंज करेगा, उनको नहलाएगा, ये इसी भाव की वजह से होता है। तो ये दोनों लिमिटेशंस मानी गई हैं पूर्व संक्रियात्मक स्तर की। तीसरा स्तर है मूर्त संक्रियात्मक स्तर। मूर्त संक्रियात्मक स्तर में 7 से 12 साल तक के बच्चे आते हैं और इन 7 से 12 साल तक की उम्र के बच्चों में तार्किक शक्ति का विकास लेवल पर आने लगता है। मैं ये नहीं कह रही कि पूरी तरीके से विकसित हो जाते हैं, पर तार्किक शक्तियों का विकास उसका बढ़ने लगता है। मूर्त स्थितियों में समस्या समाधान की योग्यता का विकास उसमें हो जाता है, जिसमें वो अपने तर्कों का इस्तेमाल करता है। मूर्त स्थिति में मतलब जो चीजें उस बच्चे को अपने सामने नजर आ रही हैं, उन स्थितियों को वो, उन स्थितियों में जो भी समस्याएं होती हैं उनका समाधान वो कर पाएगा। अभी वो अमूर्त नहीं सोच रहा है, क्योंकि 7 से 12 साल तक का बच्चा जो है वो समझिए 6ठी कक्षा का, 2री से 6ठी कक्षा तक का विद्यार्थी, तो वो कॉन्क्रीट जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इसीलिए मूर्त संक्रियात्मक स्तर का मतलब भी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट का मतलब कोई चीज आपके सामने है, आपने उसको देख लिया, अगर उसमें कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको, उसका समाधान जो है वो कर पाएंगे। इसमें बच्चा इकाई वाले प्रश्नों को भी कर पाता है, लेकिन इकाई वाले प्रश्नों में भी केवल उनको करेगा जो जिसका वो अपनी सोच में कॉन्क्रीट फॉर्म में उसको निकाल सकते। जैसे आप उसको एग्जांपल दीजिए कि 10 कॉपियां थी और 50 पेन थे, तो कुल कितने हो गए, तो वो जोड़कर आपको टोटलिंग करेगा। पर अगर आपने थोड़ा सा उसको जटिल करने की कोशिश की तो वो वहां पर नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमूर्त चिंतन के लिए भाषा के पूर्ण विकास का होना जरूरी है, तभी बच्चा सीख पाता है। तो मूर्त संक्रियात्मक स्तर में जहाँ पर 7 से 12 साल तक के बच्चे हैं, तार्किक शक्ति का विकास अपनी लगभग सेकंड स्टेज पर आ जाता है और वो मूर्त स्थितियों में अपने लॉजिक्स का इस्तेमाल ज्यादा प्रभावी ढंग से कर पाता है। 3 महत्वपूर्ण प्रत्ययों का विकास इसमें होता है: संरक्षण, संबंध और वर्गीकरण। 7 साल मूर्त संक्रियात्मक स्टेज में बच्चा वस्तुओं के मध्य, इंसानों के मध्य, स्थितियों के मध्य संबंध स्थापित करने लगता है। अब वो स्कूल जाने के लिए रोएगा नहीं, उसने ये संबंध स्थापित कर लिया है कि इतने समय में घर पर और इतने समय में विद्यालय। अब वो दोस्त बनाना, उसके जो दोस्त हैं उसमें परमानेंसी स्टार्ट हो जाती है। जो 2 से 7 साल वाली जो स्टेज है वहां पर वो वाला परमानेंसी नहीं होती, वहां पर जो भी मिला अच्छे से खेला और उनके टाइम पीरियड भी कम होता है गेम्स का। जबकि 7 से 12 साल तक के बच्चों का टाइम स्पेंड बढ़ जाता है खेलों का, और उसके दोस्तों में स्थायित्व भी आता है, क्योंकि वो संबंधों को समझ आता है। संबंध से मतलब यहाँ पर सिर्फ मनुष्य के संबंध नहीं है, विभिन्न वस्तुओं के मध्य संबंध, खाने पीने और हमारे स्वास्थ्य के बीच संबंध। जो मूर्त संक्रियात्मक स्तर वाले बच्चे, अगर आप उनको ये समझा पाए कि कुरकुरा खाने से पेट में दर्द होता है, तो वो आपसे लॉजिकल क्वेश्चन करेंगे क्यों होता है। आप अगर समझेंगे वो प्लास्टिक है, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, पिक्टोरियल फॉर्म में बताइए या फिर चित्र के माध्यम से समझाइए, वो इजीली इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे, उनको समझ आएगा। ऐसे ही वर्गीकरण है कि आप वो अंतर भी स्थापित कर पाते हैं। ये आपका छोटा भाई या बहन है और वो आपके अंकल का, यानी कि पड़ोस में गली में किसी का बच्चा है, तो आपको इसके लिए ज्यादा केयरिंग होना चाहिए। बच्चे को ये डिफरेंस जो है वो समझ में आता है। आपको अपने सामान का ध्यान पहले रखना है, दूसरों की केयर बाद में करनी है। उसको ये वाला डिफरेंस समझ में आता है कि आपका अपना बैग फैला है और दूसरों का समेटने में लगे हो। दैट इज मतलब राइट और रॉन्ग के कंसेप्ट लिटिल बिट उनके दिमाग में जो है वो आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनकी लॉजिकल पावर जो है वो अभी डेवलप हो रही है। तो 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत। संरक्षण का मतलब है कि उनको एनर्जी के कंसेप्ट जो है वो समझ में आने लगते हैं। नंबर 4 औपचारिक संक्रियात्मक स्तर, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये लास्ट स्टेज है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, जो 12 साल से लेकर और जब तक बच्चा परिपक्व अवस्था तक जाता है, यानी कि ऑलमोस्ट आपकी 12वीं कक्षा का विद्यार्थी 18 साल तक, 12 से 18 तक यहाँ पर मानी जाती है। इस अवस्था में अमूर्त चिंतन, अधिक क्रमबद्ध ज्ञान, लचीलापन व स्वीकार्यता के कौशल आदि सभी भावों का विकास बहुत बेहतरीन तरीके से
होता है, यानी कि जो फॉर्मल स्टेज है उसमें आप अमूर्त चिंतन पर आ जाते हो। अब आप टोटली इमेजिनेटिव होकर भी सोच सकते हो। आपके सामने कोई ट्रेन नहीं है, आपने कभी उड़ती हुई ट्रेन नहीं देखी, लेकिन आप एक इमेजिनेशन बना सकते हैं वहां पर कि मैं एक ऐसी ट्रेन में बैठा हूँ जो उड़ रही है। आपकी सोच को कोई बहुत कॉन्क्रीट बेस की जरूरत बार बार नहीं पड़ेगी। आपको जो आपकी स्कीमा में जो चीज परमानेंट बेस हो गई है उनके बेसिस पर आप प्योर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में सोच सकते हैं, यानी कि पूरी तरीके से कल्पना के आधार पर आप बात कर सकते हैं। आपको क्रिएटिव होने की नीड महसूस होती है कि जो दूसरों ने किया उससे कुछ डिफरेंट। 12 साल से इसके बाद आप फॉलो नहीं करना चाहते, आप अपने आप में अपना कुछ यूनिक जो है वो क्रिएट करना चाहेंगे। आपकी जो बालक का जो इंफॉर्मेशन है, बालक का जो ज्ञान है, बालक को जो तत्व प्रत्यय तथ्य उनकी जानकारी है वो बहुत सिस्टमेटिक हो जाती हैं, उनमें क्रमबद्धता एक व्यवस्था आ जाती है। और वो व्यवस्था और वो सिस्टम इस तरीके का होता है कि अगर कोई उसमें नई बात बताता है तो वो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर उनकी कोई बात गड़बड़ है जिसको किसी ने सुधारा है तो वो उसको छोड़ देंगे, उनमें इतना लचीलापन रहता है, यानी कि वो नई चीजों को स्वीकार कर सकते हैं। और जो अनुपयोगी तथ्य हैं उनके जीवन में, अनुपयोगी घटनाएं हैं, उनको वो छोड़ भी सकते हैं। उनकी एक्सेप्टेंस का जो स्किल है, चीजों को मान लेने की जो कौशल है उनका, वो भी बढ़ जाता है। अब जो वो स्टार्टिंग में बात की थी ना एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, अब उनकी एकोमोडेशन की पावर बढ़ जाती है, क्योंकि इस अवस्था से पहले यानी कि मूर्त संक्रिया कॉन्क्रीट स्टेज तक 7 से 12 साल तक की जो उम्र थी, वहां पर बच्चों को एकोमोडेट करने में परेशानी होती है। एसिमिलेट तो इजीली हो जाएगा, एकोमोडेट में वो रोते हैं या उनको गुस्सा आता है, परेशानी होती है। 12 के बाद आपको एकोमोडेट करना इजी हो जाता है, क्योंकि आपके स्कीमा में कुछ एक बेसिक कंसेप्ट, आपकी लाइफ से कंसर्न, आपकी जरूरतों से कंसर्न ऐसे आ जाते हैं जिनके साथ आप बेहतर समायोजन कर पाते हैं। अगर आपको कहीं मजबूरी में कुछ करना भी पड़ा है तो आप बाद में इमेजिनेटिव होकर सोच लेते हैं। अगर मैंने आज रात सपोज मान लीजिए बहुत सारे गेस्ट आ गए और आपको फर्स्ट पर सोना पड़ा है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं, तो आपने सोचा अगर सिर्फ एक ही रात की तो बात है, कल तो सब लोग चले जाएंगे, तो वो एडजस्टमेंट कर लिया आपने और उस एक रात में आप परेशान नहीं होगे। तो जो आपका एकोमोडेशन का पावर है, समायोजन का पावर है, वो इस अमूर्त चिंतन के साथ निरंतर बढ़ता जाता है। आपकी स्वीकार्यताएं चीजों को लेकर बढ़ती जाती है। समझ आया आपको? तो प्याजे के टोटल 4 स्टेज हैं: संवेदी स्तर, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। अगर आपको प्याजे समझ आए तो आप बहुत अच्छे से नेक्स्ट भी कर पाएंगे। हमारे सेकंड नंबर के जो विद्वान हैं वो हैं लिव सिमनोविच वाइगोत्स्की। लिव सिमनोविच वाइगोत्स्की में संज्ञानात्मक विकास उपागम, प्याजे के मॉडल का नाम क्या था? गत्यात्मक मॉडल, संरक्षण का गत्यात्मक मॉडल। ठीक है, वो संज्ञानात्मक विकास में अपने मॉडल को नाम दे रहे थे संरक्षण का गत्यात्मक मॉडल, जबकि लिव सिमनोविच वाइगोत्स्की ने अपने मॉडल का नाम दिया संज्ञानात्मक विकास उपागम। 1896 से 1934 के मध्य में है। 1896 में उनका जन्म हुआ था, 1934 में उनकी मृत्यु हुई थी। संज्ञानात्मक का मतलब बताइए आप? जानकारी। जी हाँ, जो हमने सबसे पहली बात की थी वो यही बात की थी कि संज्ञान का अर्थ क्या है? जानना या ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया। तो प्याजे ने ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया को 4 अवस्थाओं में बांटा, ठीक है, जो हमने अभी भी पढ़ी। और अब हम ये अवस्थाएं देखेंगे लिव सिमनोविच वाइगोत्स्की ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया को किस तरीके से देखते हैं। अब आपने एक चीज नोटिस की कि जो जीन प्याजे हैं वो भी 1896 में उनका जन्म हुआ था और लिव सिमनोविच का भी जन्म 1896 में हुआ था। प्याजे की डेथ 1980 में, इनकी 1934 में, इनकी थोड़ा सा पहले इनकी डेथ हो गई थी, लेकिन जो जन्म का समय है वो ऑलमोस्ट सेम।
ऑलमोस्ट क्या वो सेम ही है बेसिकली। तब आप देखेंगे कि एक ही इरा के लोग, एक ही काल के लोग बच्चों के संज्ञान को लेकर, बच्चों के जानने, सोचने और सीखने की प्रक्रियाओं को लेकर किस तरीके से बात करते हैं और समझ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो संज्ञानात्मक विकास का ये जो मॉडल आपको वाइगोत्स्की ने दिया, ये संज्ञानात्मक विकास का प्रगतिशील मॉडल है। और ये प्रगतिशील इसलिए है क्योंकि ये उन अवस्थाओं को फिक्स नहीं करते। जैसे प्याजे ने 4 अवस्थाओं को फिक्स कर दिया कि पहले यही होगा, फिर वो होगा, फिर वो होगा। स्पीड में फर्क हो सकता है। हो सकता है कि कोई बच्चा जो कॉन्क्रीट स्टेज को 12 साल में क्लियर कर रहा है, वो कोई बहुत इंटेलिजेंट जो बच्चा है वो 10 साल में ही कर ले। ये पॉसिबिलिटी थी प्याजे ने, लेकिन उन्होंने फिर भी एक फिक्सेशन दिया। तो जो वाइगोत्स्की है वो ऐसा कोई फिक्सेशन नहीं देते हैं। और तो अब समझने, इसीलिए जब चूंकि फिक्सेशन नहीं है, इसीलिए वो उसको प्रगतिशील मॉडल के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो इसने कहा कि संज्ञानात्मक विकास का प्रगतिशील मॉडल है। इस मॉडल के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं संस्कृति के मध्य संवाद महत्वपूर्ण कारक है। यानी कि जो वाइगोत्स्की है वो समाज और संस्कृति का बहुत अहम हिस्सा मानते हैं बच्चे के ज्ञान की बढ़ोतरी में। यानी कि बच्चा अपने ज्ञान को किस तरीके से विकास करेगा, इसमें बहुत अहम भूमिका आती है समाज की भी और संस्कृति की भी। और इस समाज और संस्कृति की भूमिका कैसी रहेगी कि जब बच्चा अपने समाज के लोगों से संवाद स्थापित करेगा, उनसे बातचीत करेगा, तो उस इंटरेक्शन में क्या होगा, अंतर संबंध में क्या होगा कि कुछ बच्चे ने पूछा, समाज ने उसका आंसर दिया, कुछ समाज ने पूछा, बच्चे ने अपनी समझ के आधार पर उसका जवाब दिया। तो ये उसकी अंतः क्रिया, अंतः संबंध बना, जिससे अधिगम की या सीखने की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ी। तो बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज, आप बिल्कुल अंडरलाइन करके याद कर सकते हैं इसको, कि समाज, बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं संस्कृति के मध्य संवाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। वाइगोत्स्की के अनुसार भी बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। जी हाँ, प्याजे ने भी यही कहा था कि वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। वाइगोत्स्की भी यही कह रहे हैं कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। अब समझने वाली बात यह है कि प्याजे ने क्या कहा था कि कैसे करता है खुद निर्माण, अपनी ही क्रियाओं से। और कौन सी क्रियाओं से, जिनको वो लगातार करता जाता है। तो अब ऐसे ही वाइगोत्स्की क्या मानते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण करता है कैसे, आत्मभाषा, भाषा एवं संबंध। तो वो कहते हैं आत्मभाषा। आत्मभाषा क्या है, वाइगोत्स्की ये मानकर चलते हैं कि बच्चा अपने आप से बातें करता है, और वो अपने आप से इतनी ज्यादा बातें करता है कि वो उस बातों के, उस संवाद के द्वारा ही अपने ज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों का निर्माण कर लेता है। जैसे कि प्याजे ने स्कीमा की बात की थी ना, ऐसे ही वाइगोत्स्की जो है वो आत्मभाषा की बात करते हैं। यहाँ पर प्याजे और वाइगोत्स्की का थोड़ा डिफरेंस है कि प्याजे ने कहा कि जो बच्चा इस तरीके से अपने आप से बात करता है वो कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, वो भाषा की बड़ी अपरिपक्व स्थिति है। नहीं नहीं नहीं, आप इसमें आ रहे हो टीवी में। तो वो जो आत्मभाषा, सॉरी माफ कीजिएगा बच्चों, प्याजे की जो स्थिति है, उसने कहा कि जो आत्मभाषा है वो बहुत अपरिपक्व स्तर की होती है, उसमें किसी ज्ञान का सृजन ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वाइगोत्स्की इसका उलट कहते हैं, वो कहते हैं कि बच्चा जितना ज्यादा अपने आप से बातें करेगा उतना ही उसके ज्ञान का आधार मजबूत होगा। बच्चा अपने आप से सेल्फ कम्युनिकेट करता है। आपने एक छोटे बच्चों को अगर खेलते हुए देखा है अकेले, तो मान लीजिए बच्चा बहुत उसमें 2 to 7 years वाला बच्चा स्पेशली अपने आप से बातें करता हुआ खेलता, अपनी ट्रेन लेकर जा रहा है, टू चुप चुप चुप, टिकट देना, स्टेशन आ गया, उतरिए यहाँ पर, मोनोलॉग कर रहा है वो अपने आप से। और उस मोनोलॉग में आप देखेंगे कि वो मोनोलॉग में बातें क्या कर रहा है, जिन शब्दों को वो सुनता है, जिन शब्दों को वो समझता है, उन्हीं शब्दों को वो बार बार प्रयोग में लेकर आता है। ठीक, तो उससे उसके जो उसका जो स्कीमा है, हालांकि वाइगोत्स्की स्कीमा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, स्कीमा जो है कॉन्सेप्ट प्याजे का है, तो वो
यहाँ पर आत्मभाषा में ये वाइगोत्स्की कहना चाहते हैं कि वो जिस तरीके से अपने ज्ञान के प्रत्ययों का आधार बनाना शुरू करता है, निर्माण शुरू करता है, उसमें उसका जो भावी ज्ञान बढ़ेगा, उसका विकास होगा, उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो बच्चे को भाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए और उसे अपने आप से बात करने के लिए भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। याद रहेगा। दूसरा है भाषा एवं संबंध, यानी कि ज्ञान भाषा एवं संबंध का मतलब कि बच्चा अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हुए समाज में विभिन्न वस्तुओं के साथ, व्यक्तियों के साथ, प्रत्ययों के साथ किस तरह से संबंधों की स्थापना करता है। वो संबंध, वो जो अगर संबंध उसके बहुत सकारात्मक और प्रभावी है, गुणात्मक है, तो हम ये मानेंगे कि वो बच्चा जो है वो अपने ज्ञान को बढ़ा है। अगर वो नकारात्मक है तो ज्ञान तो तभी भी बढ़ेगा, पर शायद उसका तब निर्देशित लक्ष्यों की तरफ वो नहीं बढ़ पाएगा। वाइगोत्स्की मानते हैं कि समाज में ज्ञान बिखरा हुआ है, व्यक्तियों में ज्ञान बिखरा हुआ है, चीजों में ज्ञान बिखरा हुआ है। बालक को उन सब से संबंध स्थापित करके उसकी संस्कृति, उसके मूल्य, उसकी कार्य पद्धतियों को समझकर ही अपने ज्ञान का निर्माण बालक करता है, और वो खुद करता है। यानी कि उसके मन में किसी चीज को देखकर कोई प्रश्न आता है, वो पूछता है अपने किसी बड़े से, वो बड़ा व्यक्ति उसकी क्वेरीज को, उसकी जिज्ञासाओं को शांत करता है, तो उससे उसके ज्ञान की वृद्धि होती है। तो बच्चा जो है वो संवाद से जो भी सीखता है उसको एकत्रित कर लेता है, और फिर अपनी मोनोलॉग वाले गेम्स में जब वो अपने आप से बात करता है, उन चीजों का इस्तेमाल करता है और उसके ज्ञान का विकास होता जाता है। समझ आए आपको कि वाइगोत्स्की समाज एवं संस्कृति के मध्य संवाद को महत्वपूर्ण मानता है, और समाज एवं संस्कृति के मध्य जो संवाद है आपका, वो भाषा के माध्यम से होता है। वो भाषा के माध्यम से होता है। तो भाषा कैसी है? उसकी आत्मभाषा है। दो स्तरों पर भाषा का प्रयोग कर रहा है बच्चा, एक अपने आत्म के रूप में, और दूसरा दूसरे व्यक्तियों के साथ अपने संबंधों को बनाने में, निर्माण करने में और जानकारियों को हासिल करने में। ठीक। वाइगोत्स्की ये मानकर चलते हैं कि हमारे स्वयं का विकास दूसरों के माध्यम से होता है। करते हम खुद हैं, लेकिन माध्यम कौन है? दूसरे व्यक्ति। और दूसरा व्यक्ति क्या है? समाज। और दूसरा व्यक्ति किन आधारों पर, किन मूल्यों पर, किन आस्थाओं पर, किन विश्वासों पर अपने जीवन को चलाता है, वो उसकी संस्कृति है। तो अगेन वही वाली बात आ गई कि वाइगोत्स्की जो है वो समाज एवं संस्कृति के मध्य जो संबंध है उसको बहुत महत्वपूर्ण इकाई मानते हैं बालकों की संज्ञानात्मक विकास में। तो पहला कंसेप्ट, बच्चा ज्ञान का निर्माण खुद करता है। कैसे करता है? अपनी भाषा के द्वारा। भाषा का प्रयोग बच्चा दो स्तरों पर करता है, अपने आप से बात करता है और दूसरों से बात करता है। दूसरों से बात करके वो जानकारियां इकट्ठी करता है, और अपने आप से बात करके उन जानकारियों को बार बार रिपीट करता है, उनकी पुनरावृत्ति करता है, और जो काम की चीजें होती हैं वो उनके लिए स्थायी हो जाती है, उसको समझ आ जाती है। सेकंड पॉइंट है कि हमारे स्वयं का विकास दूसरों के माध्यम से होता है। ये भी वाइगोत्स्की मानकर चलते हैं कि हम दूसरों की सहायता के बिना ज्ञान के प्रत्ययों का विस्तार बालक के मध्य नहीं हो सकता। उसको अपने तर्कों के विस्तार के लिए बड़े लोगों की, जो उससे ज्यादा समझदार लोग हैं, उनकी मदद की जरूरत पड़ती ही है। तीसरा पॉइंट है संभावित विकास का क्षेत्र, EPZ, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। संभावित विकास का क्षेत्र से वाइगोत्स्की का अभिप्राय ये है कि बालक कुछ चीजों को जानता है और कुछ चीजों को वो जान सकता है। तो वो जो जानता है और वो जो जान सकता है, ये बीच का जो गैप है, वो उसके संभावित विकास का क्षेत्र है, जिसको वाइगोत्स्की ने EPZ यानी कि संभावित विकास का क्षेत्र के नाम से बोला है। अब इस गैप को भरने के लिए क्या करेगा बच्चा? वो जानता क्या है? जो उसका पूर्व ज्ञान है। और पूर्व ज्ञान क्या है? जो उसने अपनी इंद्रियों के माध्यम से समाज में देखा है, सुना है, जाना है। भाई
सुनकर जाना है या बोलकर जाना है या देखकर जाना है, इस चीज को छू कर जाना है, वो उसका पूर्व ज्ञान है। और वो उन चीजों को कितना और जान सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है उसके हायर लेवल पर जाने की। तो वो जो गैप है बीच का, उसको फिल करने के लिए समाज में जो ज्ञान भरा हुआ है उसके साथ बालक को संबंध स्थापित करना पड़ता है, और इन संबंधों के माध्यम से ही उस गैप का, ये जो क्षेत्र संभावित विकास का क्षेत्र है, इसका विकास होता जाता है। यानी कि ये गैप, जितना ज्यादा गैप भरता जाएगा, बच्चे की जानकारियों का विस्तार उतना ज्यादा होता जाएगा, तो वो जो जानता है और जो जान सकता है का गैप जिस दिन खत्म हो जाएगा, उस दिन बच्चा या व्यक्ति पूरा ज्ञानवान व्यक्ति बन जाएगा। उसको किसी ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी संभावनाएं कमी होती हैं, क्योंकि जितना हम जानते जाते हैं उतना ही आगे का फर्दर स्कोप बढ़ता जाता है जानने की, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। वाइगोत्स्की के इस कॉन्सेप्ट आपको समझ आया, ये वाला कि संभावित विकास का क्षेत्र सभी बच्चों में होता है। सभी बच्चे कुछ जानते हैं और कुछ जान सकते हैं। आप जो जानते हैं और जो जान सकते हैं, आपकी जो कैपेसिटी है जानने की चीजों को, उस गैप को वाइगोत्स्की संभावित विकास का क्षेत्र मानते हैं कि वहां तक आपका विकास हो सकता है, जो कि होगा किससे? भाषा के प्रयोग से, और नंबर 2 समाज एवं संस्कृति के साथ संवाद से। संबंध एवं संवाद, आप दोनों शब्द याद कर सकते हैं कि भाषा के प्रयोग से और संस्कृति एवं समाज के साथ संबंध और संवाद से। ठीक है। नंबर 4 है इसमें ढांचा निर्माण। ढांचा निर्माण को जो कंसेप्ट दिया था, टर्म दी थी वाइगोत्स्की ने, वो थी स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग या ढांचा निर्माण से हमारा वाइगोत्स्की का अभिप्राय ये था कि बच्चा जब किन्हीं चीजों को, किन्हीं प्रत्ययों को सीखना शुरू करता है, तो उसके सीखने का जो गति है वो 2 चीजों पर निर्भर करती है। अगर वो सीखना ऐसा है जो बहुत सरल है, बच्चा उसको आसानी से सीख सकेगा, उसके वातावरण में वो बार बार उन चीजों को देखता है, उनके बारे में बात करता है, उनके बारे में समझता है। जैसे मैं आपको आज कहूंगी, जुलाई के महीने में ना बारिश का मौसम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, जुलाई और अगस्त में। आप जानते हैं, आपने बारिश को देखा हुआ है। मैं सिर्फ आपको एक कंसेप्ट बताऊंगी कि जुलाई या अगस्त के महीने में बारिश क्यों होती है, भूगोल के माध्यम से, भूगोल विषय में, तो वो समझना थोड़ा आसान है। तो वहां पर वाइगोत्स्की कहते हैं कि जिन तथ्यों को, जिन प्रत्ययों को समझना सरल होता है, वहां पर टीचर को या पेरेंट्स को निर्देशन देने की जरूरत कम पड़ती है, यानी कि उसको कम इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है। आप डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस देंगे, ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मान लीजिए मुझे आपको कंप्यूटर चलाना सिखाना है, तो मैं कहूंगी कि प्लग लगाइए, ऑन कीजिए, विंडो पे जाइए, स्टार्ट कीजिए, और आपको कंप्यूटर स्टार्ट करना है। तो ये क्या है? इसमें मुझे कम इंस्ट्रक्शंस देनी पड़े। तो ढांचा निर्माण में है कि जो अध्यापक हैं, बच्चे के ज्ञान का विकास में सहायता करने के लिए या अभिभावक बालक के ज्ञान में सहायता करने के लिए एक ढांचा बना लेते हैं, स्कैफोल्ड कर लेते हैं प्रत्ययों को कि ये प्रत्यय मुश्किल है, ये प्रत्यय आसान है। आसान प्रत्ययों को इजी इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से बता देते हैं, खत्म। जो जटिल है उसके लिए उनको इंस्ट्रक्शंस की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, इंस्ट्रक्शंस की संख्या, जो निर्देश देते हैं कि ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, उसकी संख्या को बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाकर भी उसकी बार बार पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी, तभी उस बालक को उस वस्तु का, उस प्रत्यय का ज्ञान जो है वो मिल पाएगा, उसकी जानकारी उसके जहन में स्थिर रह पाएगी, अदरवाइज वो भूल जाएगा। तो इस ढांचा निर्माण में क्या आया कि कंसेप्ट का एक फॉर्मेशन, किसी भी प्रत्यय का, किसी भी प्रश्न का, किसी भी समस्या का एक ढांचा बना लीजिए कि जटिल है, मुश्किल है, सरल है या जटिल है। सरल है तो इन 4 स्टेप्स में, 5 स्टेप्स में हो जाएगी, इसको एक ही बार करवाने की जरूरत पड़ेगी या 2 बार करवाने की जरूरत पड़ेगी। ये जटिल कॉन्सेप्ट है, इसको 5 बार बताना पड़ेगा, 3 बार रिपीट करना पड़ेगा, 1 बार बच्चा खुद करके देखे, इस टाइप से। तो वो जो स्ट्रक्चर हमने बच्चे को सीखने के लिए बनाया है, उसको ढांचा निर्माण या स्कैफोल्डिंग के नाम से जाना जाता है। वो भी संज्ञानात्मक विकास में एक अहम भूमिका निभाता है। अब ये सभी चीजें कंसेप्चुअल लेवल पर है। जैसे आप देखेंगे, जैसे मैंने पहले ही कहा कि जब प्याजे ने बात की थी तो उसने फिक्स स्टेजेस दी थी, इसीलिए वो संरक्षण का मॉडल था।
और यहाँ पर वो प्रगतिशील मॉडल, वो गत्यात्मक है क्योंकि वो स्टेजेस चल रही हैं आगे, है ना। लेकिन जब वाइगोत्स की बात कर रहे हैं तो वाइगोत्स के सिर्फ कंसेप्ट दे रहे हैं, वो स्टेजेस की बात नहीं कर रहे कि पहले ढांचा निर्माण होगा, या पहले संभावित विकास का क्षेत्र होगा, या पहले आप भाषा विकास करेंगे, या पहले दूसरों से बात करेंगे कि अपने आप से बात करेंगे। नो, वो सिर्फ कंसेप्ट दे रहे हैं कि ऐसा होता है बच्चों के ज्ञान की प्रक्रिया में जब वो अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ढांचा निर्माण समझ आ गया आपको। फिर है भाषा और विचार। अब ये अपने आप में बड़ा एक चिंतन का मुद्दा हो सकता है कि पहले विचार आया कि पहले भाषा आई, कि बच्चा विचारों को लेकर पैदा होता है कि भाषा को लेकर पैदा होता है। विचार पहले आएंगे, आप खुद सोच के देखिए, जब आप सोचना शुरू करेंगे तो विचार पहले आएगा या भाषा, क्योंकि हम भाषा में ही तो, भाषा में विचार को एक्सप्रेस करते हैं, पर सोचते किसमें हो, वो भी तो भाषा ही है आपकी। तो भाषा और विचार का संबंध जो है वो बहुत इंटरलिंक्ड है, और बालक इन दोनों इंटरलिंक्स को डिफरेंशिएट, मतलब वो अलग अलग करके भी नहीं चलते। जिससे जैसे बालक की भाषा का विकास होगा उसके विचारों का भी विस्तार होगा, और जैसे जैसे बालक अपने विचारों में परिष्कृत होता जाएगा, यानी उसने कोई थॉट लिया, कोई विचार उसके दिमाग में आया, उसने उसके संबंध में सूचनाएं ग्रहण की, और उन सूचनाओं से जो उसके काम आने वाली सूचनाएं थी उससे उसको एक ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब ये प्राप्ति हो जाएगी तो उससे उसका भाषा का भी विस्तार होगा। तो दोनों साइमल्टेनियसली एक दूसरे के लिए पूरक रहते हैं, भाषा और विचार। ये वाइगोत्स्की ने कहा कि बालक की भाषा का जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे उसकी वैचारिक क्षमताओं का भी विकास होता जाएगा, और जैसे जैसे बालक की वैचारिक क्षमताओं का विकास होगा उसकी भाषा उसी ढांचे में बढ़ती जाएगी, विकसित होती जाएगी। तो ये जो है वो आपका वाइगोत्स्की हुआ। अगर आपको पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों समझ आए हैं तो अब आप ये आराम से समझ सकते हैं कि जीन पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों ही लगभग सेम तथ्यों की बात करें कि बच्चा कैसे समझता है, पर उन दोनों के तरीके बताने के जो है वो अलग अलग हैं। पियाजे जो है वो स्टेजेस पर बात करते हैं और वाइगोत्स्की जो है वो कंसेप्ट्स पर बात करते हैं। आइए एक नज़र में हम आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि इन दोनों में अगर दोनों सिद्धांतों की तुलना की जाए तो आपको कैसे समझ आएगा। देख पा रहे हैं आप इसमें? वैसे तो आप खुद भी अपने पॉइंट्स आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यही वाले पॉइंट देखेंगे। आपको जैसे भी पियाजे समझ आते हैं, जैसे भी आपको वाइगोत्स्की समझ आते हैं, उसके हिसाब से। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है वो देखते हैं हम। पहले विषय कि इन वाइगोत्स्की के सिद्धांतों की तुलना, जब हम किन्हीं वैज्ञानिकों के या विद्वानों के सिद्धांतों की तुलना करते हैं तो उसमें हम ये दोनों चीजें देखते हैं, उनमें समानताएं क्या हैं और उनमें असमानताएं क्या है, उनमें डिफरेंसेस क्या है। तो सबसे पहली समानता तो हमने यही देखी थी कि दोनों ही ये मानकर चलते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, क्योंकि दोनों ही मनोवैज्ञानिक, जीन पियाजे भी मनोवैज्ञानिक हैं, बालकों के स्तर पर काम करते थे और वाइगोत्स्की भी मनोवैज्ञानिक है और बालकों के स्तर पर उनके संज्ञानात्मक विकास के को लेकर ही काम करते हैं। तो पहला विषय है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का। पियाजे कहते हैं कि बालक के विकास में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का योगदान कम माना जाता है। क्यों कहते हैं पियाजे ऐसा? क्या हमने अपनी चारों स्टेजेस में कहीं पर ये बात देखी कि पियाजे ने कहा कि बच्चे को समाज के संपर्क में लेकर आया जाए? जब पियाजे ने अपनी पहली स्टेज में प्रत्यावृत्ति, यानी कि बच्चा बार बार चीजों को गिराता है या वो चूसना सीखता है या अपनी मदर की ऑब्जेक्ट परमानेंसी उसके अंदर आती है, तो वो कहीं देख रहा है कि समाज उसके साथ कहीं कुछ रिलेट कर रहा है, वो अपने इंडिविजुअल लेवल पर ही है। समझ आ रहे हैं? जबकि वाइगोत्स्की ने कहा कि ज्ञान जो है, सूचनाएं जो है वो समाज में वितरित है और बालक जो है वो अपने से बड़े लोगों से बात करके, उनसे संवाद करके, संबंध स्थापित करके अपने ज्ञान का विस्तार करता है। तो दोनों में ये अंतर है कि पियाजे ने समाज और संस्कृति को बहुत कम दिया स्थान, बहुत कम में किस किस को स्थान दिया? उसकी मदर को स्थान दिया उसकी सोसाइटी में, क्योंकि वो माँ से लेकर चीजों को सीख रहा है, उसके फैमिली मेंबर्स को दिया। क्योंकि फिर से याद कीजिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि जीन पियाजे ने कोई बहुत बड़ी लेबोरेटरी में जाकर या फील्ड में जाकर ऑब्जर्वेशन नहीं किया, उसने अपने खुद की फैमिली के, उसके अपने खुद के जो 3 बच्चे थे उन पर ऑब्जर्वेशन करके उसने अपना सिद्धांत दिया था।
जबकि वाइगोत्स्की ने सोशल थ्योरी दी है। उसका जो बेस है वही सांस्कृतिक और सामाजिक योगदान है। निर्मितवाद, ज्ञानात्मक निर्मितवाद, सामाजिक निर्मितवाद। निर्मितवाद कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन है यानी कि निर्माण है ज्ञान का, वो प्याजे कैसे मानते हैं कि वो ज्ञान का निर्माण कर रहा है बच्चा, लेकिन जो वाइगोत्स्की है वो किसका निर्माण कर रहा है? ज्ञान तो वो भी कर रहा है, लेकिन किसके माध्यम से ज्ञान का निर्माण हो रहा है? समाज में। यानी कि जो वाइगोत्स्की की थ्योरी है इसको हम सामाजिक थ्योरी के नाम से भी जान सकते हैं। तो इसमें निर्मितवाद किसका होगा? समाज का। तो निर्मितवाद में ज्ञानात्मक निर्मितवाद, वाइगोत्स्की सामाजिक, क्योंकि वो समाज को महत्वपूर्ण पद देते हैं उसमें। अवस्थाएं, प्याजे के अकॉर्डिंग कितनी अवस्थाएं हैं? 4। जबकि वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए कोई अवस्था नहीं है, वो केवल कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। समझ रहे हो आप? और वो कॉन्सेप्ट किसी भी लेवल पर हो सकता है। मतलब कोई एज बार नहीं है, जैसे कि प्याजे ने तो एज के हिसाब से कहा था ये बच्चा ये करेगा, वो बच्चा वो करेगा, लेकिन वाइगोत्स्की ऐसी कोई भी बात नहीं करते। कोई भी बच्चा जिसकी भाषा बहुत बेहतर है, जिसकी फैमिली में सभी लोग बहुत ज्यादा टॉकेटिव है, बहुत ज्यादा बात करते हैं, बच्चे की जानकारियों को शांत करते जाते हैं, उनका भाषा का विकास बढ़िया होगा और उन बच्चों का ज्ञानात्मक विकास भी अच्छा होगा वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। फिर है मुख्य प्रक्रिया। जीन प्याजे के अकॉर्डिंग, जीन प्याजे मानकर चलते हैं कि बच्चे के दिमाग में एक स्कीमा होता है, उस स्कीमा में 2 प्रोसेस चलती, हमने बात की थी, आत्मसातीकरण और समायोजन, अनुकूलन, संक्रियाएं, वो ऑपरेशनल स्टेज की बात करते हैं, इसको हम संक्रियात्मक स्टेज कह रहे थे। लेकिन वाइगोत्स्की किसकी बात करते हैं मुख्य प्रक्रियाओं में? ZPD। ZPD मैंने बताया था आपको, संभावित विकास का क्षेत्र। और संभावित विकास का क्षेत्र क्या था कि आप कितना जानते हैं और कितना जान सकते हैं कि बीच में जो गैप है। जानते हैं मतलब जो आपकी आज की स्टेज है, 5 साल बाद आप कितना और समझ सकते हैं, जो सकना जो जहां पर कैन लगा देंगे उसका जो गैप है वो ZPD है। स्केप फोल्डिंग यानी कि कोई प्रत्यय जटिल है या कोई प्रत्यय आसान है। सांस्कृतिक औजार, सांस्कृतिक औजार क्या है? हमारी भाषा। भाषा के माध्यम से हम चीजों को समझते हैं। और सांस्कृतिक औजारों में मूल्य, आस्था, विश्वास और समाज में उपलब्ध जितने भी सजीव और निर्जीव चीजें हैं वो सभी हमारे सांस्कृतिक औजारों में शामिल होंगे। नंबर 5, भाषा की भूमिका। अल्प भूमिका संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करता है। प्याजे के अकॉर्डिंग भाषा की भूमिका अल्प है। अगर कोई बच्चा, क्योंकि अब यहाँ पर आप एक चीज समझ सकते हैं, क्योंकि वाइगोत्स्की ने कहा कि भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा वह विचारों को आकार प्रदान करती है, लेकिन उन बच्चों के बारे में सोचिए जो बोल नहीं सकते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, तो उनका तो भाषा के साथ इतना मतलब बहुत ज्यादा संपर्क जो है वो नहीं हो सकता है और नहीं हो पाता होगा, क्योंकि जो हो पाता है वो उनका इसमें इशारों की भाषा में बात होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या प्याजे ये मानकर चलेंगे कि जो मुक्त बधिर बालक है उनमें उनका संज्ञानात्मक विकास कम होता है? ये प्याजे की आलोचना में भी पॉइंट आ सकता है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ तुलना की बात कर रहे हैं अभी। तो भाषा की भूमिका प्याजे कहते हैं बहुत कम है, जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, या मैं कहूँगी प्याजे इसका वाइगोत्स्की का सिद्धांत ही भाषा पर निर्धारित है, तो भी कुछ गलत नहीं होगा इसमें। इन पॉइंट्स को आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको कोई और पॉइंट लगते हैं तो भी आप उनको समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा की भूमिका। प्याजे कहते हैं कि शिक्षा बालक के संज्ञानात्मक कौशलों को बेहतर बनाने का काम करती है, इसीलिए वो बार बार इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जो पेरेंट्स हैं उनको ऐसे बिहेव करना चाहिए, उनको इस तरह के खिलौने लेकर आने चाहिए, इस तरह के इंस्ट्रक्शन देने चाहिए, ये सब चीजें। और वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह बच्चे को सांस्कृतिक औजार प्रदान करती है। तो ये दूसरी समानता हुई, इसमें तो नहीं आया है वो, हमने जो एक पॉइंट मिस हो गया, हमने पहले कहा कि दोनों ही ये मानते हैं, जीन प्याजे और वाइगोत्स्की दोनों ही ये मानते हैं कि बालक अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करता है, कोई बाहर का व्यक्ति उसका निर्माण नहीं करता।
और दूसरी समानता इसमें क्या है यहाँ पर पियाजे और वाइगोत्स्की के मध्य है कि दोनों ही ये मानते हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया बालक के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक, यानी कि दोनों शिक्षा को इंपॉर्टेंट मानते हैं, दोनों ही चाइल्ड सेंटर्ड हैं। 7 और अंतिम बिंदु, शिक्षा हेतु निहितार्थ। शिक्षक को सुविधा प्रदायक तथा मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं, क्योंकि वो बार बार इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि उनको ऐसा करना चाहिए, उनको ऐसा नहीं, कि निर्देशक के रूप में। मार्गदर्शक है, इंस्ट्रक्टर नहीं है शिक्षक। जो पेरेंट्स हैं वो भी, क्योंकि वो बालकों को फैसिलिटेट करते हैं कि उनको जितने ज़्यादा आप लाइव एग्जाम्पल्स देंगे बच्चों को अपने ज्ञान के निर्माण के लिए, विकास के लिए, उतना ज़्यादा बेहतर होगा। और यही जो गाइडेंस है, मार्गदर्शक की जो भूमिका है, उसमें आपको क्या करना है कि बालक को ज्यादा से ज्यादा अनुभव देने हैं, एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिसमें बालक बहुत बेहतर तरीके से जो है वो चीजों को सीख पाए। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, ये भी शिक्षक को सुविधा प्रदायक तथा मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। साथ ही शिक्षक बच्चों को यह अवसर प्रदान करता है जिससे बच्चा अपने से अधिक कुशल साथी, वयस्क अथवा शिक्षक के साथ सीखता है। लेकिन आपने एक चीज और देखी कि वो इंस्ट्रक्शंस की भी बात करते हैं जब वो स्कैफोल्डिंग के बारे में बात करते हैं। उसके फोल्डिंग में वो ये कहते हैं कि अगर जटिल प्रत्यय है तो इंस्ट्रक्शंस ज्यादा होंगी, अगर सरल प्रत्यय है तो इंस्ट्रक्शंस कम होंगी। तो ये ओवरऑल हुआ आपका। मैं आपको एक बार रिविजनल पॉइंट्स बता देती हूँ इसमें कि हमने आज पढ़ा बालक चिंतन कैसे करते हैं, बालक सोचते कैसे हैं और बालक सीखते कैसे हैं। कैसे सीखते हैं, कैसे सोचते हैं, ये देख लीजिए। सीखना तो लास्ट में अपने आप हो ही जाएगा कि वो अपने वातावरण से सूचनाएं एकत्रित करते हैं, फिर उन सूचनाओं की या आंकड़ों की व्यवस्था करते हैं, उसको एक सीरीज में लगाते हैं, कौन सा अवेलेबल, कितने अवेलेबल है, फिर उन अवेलेबल्स में से उसकी व्यवस्था करके उसमें से जो उपयोगी हैं, हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, उनका चयन करते हैं, फिर उनका क्लास में प्रयोग कर लेते हैं। अटकिंसन ने सिद्धांत दिया जिसमें 3 चरणों की उसने बात की कि इंद्रिय अनुभूत, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। पहले आपने अपने सेंस ऑर्गन से, यानी कि अपने आंख, नाक, कान, मुंह से चीजों को देखा, समझा, जाना, फिर उनको अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में, यानी कि थोड़े समय के लिए जो आपकी याददाश्त होती है उसमें डाला, और उस अल्पकालिक स्मृति से वो चीजें शिफ्ट कर गई दीर्घकाल में, यानी कि आपको परमानेंटली वो चीजें याद रह गई। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट आपका आया, दूसरा सिद्धांत आपका है ई स्मिथ का सिद्धांत, चयनात्मक प्रतिक्रिया कॉल मॉडल। और चयनात्मक प्रतिक्रिया कॉल मॉडल ने भी 4 स्टेप्स दिए। पूर्वक्रमण, यानी कि समाज से तथ्यों को इकट्ठा करना, पर्यावरण से तथ्यों को इकट्ठा करना। नंबर 2, उन तथ्यों का वर्गीकरण करना। नंबर 3, उनका सिलेक्शन करना अपनी जरूरत के हिसाब से। और नंबर 4, उनका प्रयोग करना। फिर संज्ञानात्मक विकास दृष्टिकोण के 2 विद्वानों के बारे में हमने अध्ययन किया, जीन पियाजे और लीव सिमोविच। फिर जीन पियाजे ने कहा बालक अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। नंबर 2, बालक अपनी खुद की क्रियाओं द्वारा अपना बौद्धिक विकास करते हैं। नंबर 3, इन क्रियाओं को लगातार करते हैं, ठीक है। और नंबर 4, वातावरण के साथ इंटरेक्शन करते हैं, यानी कि इसका लेन देन चलता है वातावरण के साथ। पियाजे ने कहा कि प्रत्येक बालक के मस्तिष्क में एक स्कीमा होता है, और स्कीमा का मतलब है कि प्रत्येक बालक के मस्तिष्क में कुछ सूचनाओं का भंडार अपने आप में होता है, ठीक है। और उन सूचनाओं के आधार पर बच्चा 2 लेवल्स पर काम करता है। आत्मसात करता है चीजों को, एसिमिलेशन करता है, जो सरल कॉन्सेप्ट्स हैं, जो उसके पूर्व ज्ञान, जो उसके स्कीमा में थे, उनके साथ जब उसको मिलाना होता है तो उसको आत्मसातीकरण कहते हैं। लेकिन जब कोई तथ्य ऐसा है जो उसके पूर्व ज्ञान से बिल्कुल विपरीत है, तो उसको उसके साथ एडजस्टमेंट करना पड़ता है, उसके साथ समायोजन करना पड़ता है। उसके बाद बालक का संज्ञानात्मक विकास 4 अवस्थाओं में होता है, जिसमें संवेदी गत्यात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर और मूर्त संक्रियात्मक स्तर और औपचारिक संक्रियात्मक स्तर, जिनमें कुछ विशेष प्रकार के तथ्य जो विकासीय अवस्थाएं बच्चे के लिए आती है। पियाजे का मानना है कि सभी बालक इन स्तरों से होकर गुजरते हैं, उनके गुजरने की जो स्पीड है वो कम या ज्यादा हो सकती है।
फिर है आपका लिव सिमनोविच वाइगोत्स्की 1896 से 1934, और वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो मुख्य रूप से अवस्थाओं पर आधारित नहीं है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्य रूप से प्रत्ययों पर आधारित है, और वाइगोत्स्की अपने सिद्धांत में दो चीजों को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, भाषा और समाज और संस्कृति के साथ संवाद। भाषा को दो स्तर पर देखते हैं, आत्म भाषा और भाषा का दूसरों के साथ प्रयोग, क्योंकि आत्म भाषा करके दूसरों के साथ प्रयोग करके वो नए नए शब्दों को सीखता है, नई नई जानकारियों को सीखता है, और आत्म भाषा के माध्यम से उनकी पुनरावृत्ति होती है और वो उसके स्थायी ज्ञान में शामिल हो जाते हैं। वाइगोत्स्की ने और दूसरे कंसेप्ट्स की जो बात की, याद रहेगा आपको, आत्म भाषा, भाषा एवं संबंध, और इन तीन प्रत्ययों को उसने कहा संभावित विकास का क्षेत्र, यानी कि ZPD, बच्चा कितना जानता है और बच्चा कितना जान सकता है के बीच का जो गैप है वो संभावित विकास का क्षेत्र है, जिसमें बच्चा अपने ज्ञान का विकास करता है। 3, ढांचा निर्माण, स्केफोल्डिंग, जहाँ पर जटिल या सरल प्रत्ययों की बात की जाती है कि बच्चा जटिल को मुश्किल से थोड़े टाइम में समझता है, उसको बार बार पुनरावृत्ति करनी पड़ती है, और सरल को वो सरलता से समझ पाता है। भाषा और विचार एक दूसरे के पूरक हैं, भाषाओं से विचारों का विकास होता है और विचारों से भाषा का। और इसी के साथ मैं आपकी क्लास समाप्त कर रही हूँ। अगर आपको कोई प्रश्न पूछने हैं तो आप उसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे, बाय। मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन में हूँ अभी, अगर आप चाहें तो मुझसे प्रश्न वहां पर पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर देने का प्रयास करूंगी जो भी पूछेंगे। और अगर एग्जाम की दृष्टि से देखूं तो पेपर की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए प्लीज इसमें से, तो वाइगोत्स्की पर भी प्रश्न आ सकता है कि वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न ये भी हो सकता है इसमें, जो हमने तुलना की क्लास में बात की कि वाइगोत्स्की और जीन प्याजे के मध्य समानताओं एवं विभिन्नताओं के आधार पर उनका तुलनात्मक परीक्षण कीजिए या अध्ययन कीजिए, वो बताइए। इस इकाई से तो यही प्रश्न बनेंगे। मैं प्रयास कर रही हूँ कि मैं आपको बताऊं कि क्या महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें शामिल हो सकते हैं। आप चाहे तो नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लगातार पूछ रहे हैं मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर इसमें से आसानी से दे पाएंगे, क्योंकि मैंने सिलेक्शन इसी वे में किया था इसका। क्योंकि पहले हमने पढ़ा बालक एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में, बालक को एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में परिभाषित कीजिए, या आप बालक एक विशिष्ट व्यक्ति होता है, आप अपने शब्दों में इसकी व्याख्या कीजिए, ये भी प्रश्न हो सकता है। दूसरा है आपकी यूनिट में से बालक चिंतन एवं अधिगम। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे बात की कि इसमें पहला प्रश्न तो जीन प्याजे, सबसे पहला प्रश्न तो यही आ सकता है कि बालक की कोई भी संज्ञानात्मक सूचना प्रक्रियाकरण का जो सिद्धांत है उसकी व्याख्या कीजिए। मैंने आपके साथ दो डिस्कस किए हैं इसमें, आटकिंसन और ई स्मिथ को लेकर, और ई स्मिथ, इन दोनों आटकिंसन और ई स्मिथ के साथ आपका जीन प्याजे और वाइगोत्स्की को भी आप क्लब कर सकते हैं, जिससे आपको ये समझाने में आसानी होगी कि संज्ञानात्मक सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत कैसे काम करते हैं। लिख लीजिए, संज्ञानात्मक सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांतों का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है संज्ञानात्मक विकास के परिप्रेक्ष्य को समझाते हुए उदाहरण दीजिए। और जब आप संज्ञानात्मक विकास के परिप्रेक्ष्य को समझाते हुए उदाहरण देंगे तो आप उसमें जीन प्याजे और वाइगोत्स्की दोनों के ही सिद्धांतों की व्याख्या करेंगे।
जीन पियाजे और वाइगोस्की अपने आप में महत्वपूर्ण विद्वान हैं, तो आप इनके बारे में अलग अलग प्रश्न भी अलग अलग प्रश्न भी तैयार कर सकते हैं, जिसमें इनका तुलनात्मक अध्ययन भी आ सकता है और पूरी तरह इनके सिद्धांतों पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। आप अपने टेक्स्ट में देखिए, पूरा जो थ्योरी है वो व्याख्यायित उसमें की गई। तीसरा है थर्ड इकाई, बालक, अनुभूति और विश्व से संबद्धता। कि बच्चा, जैसे अभी सेकंड इकाई में हमने समझा कि बालक सोचता कैसे है और चीजों को सीखता कैसे है, ऐसे ही थर्ड यूनिट में ये समझना है कि बालक महसूस कैसे करता है और दुनिया के साथ कैसे जुड़ता है। तो जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वही आपका अनुभूति का भी होगा, और उसमें जो मनोवैज्ञानिकों की थ्योरी है वो नए मनोवैज्ञानिकों की आएगी। फिर इस तीसरी इकाई में ही फर्स्ट पार्ट है आपका, बालकों के संवेदता पारस्परिक संबंधों की प्रकृति तथा निर्मिति। अफकोर्स आपका जो टाइटल है उसी का प्रश्न जो है वो इसमें से बनेगा कि बच्चों के संवेग तथा पारस्परिक संबंधों की प्रकृति का वर्णन कीजिए, या बच्चों के संवेग तथा पारस्परिक संबंधों की प्रकृति का निर्माण किस तरह होता है उसकी विवेचना कीजिए, या बालकों के संवेग तथा पारस्परिक संबंधों की प्रकृति में क्या संबंध हैं, इस पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। अगर आलोचनात्मक शब्द आता है तो आपको संबंधों की प्रकृति को दोनों तरीके से लिखना पड़ेगा, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी लिखने पड़ेंगे और उसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी, कि उसका सकारात्मक मतलब संवेग और संबंध सकारात्मक रूप से संबंधित है या नकारात्मक रूप से संबंधित है, उनका प्रभाव क्या होता है। फिर है सेकंड इसका कि बालक स्वनिर्मिति के विविध उपागम, कि बच्चे में अपने आत्म का निर्माण कैसे होता है। जब बच्चे के आत्म के निर्माण के बारे में बात की जाती है तब यहाँ पर आप दो मनोवैज्ञानिकों का अध्ययन करेंगे, उसमें एक है एरिक्सन और दूसरा है कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर की थ्योरी में आप ये समझेंगे कि बच्चे के सेल्फ का निर्माण कैसे होता है, बच्चा विशिष्ट क्यों है अपने आप में, जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। तो यहाँ पर बेसिकली वही बात होगी कि उसके आत्म का सेल्फ का निर्माण कैसे होता है, कौन कौन से वो तत्व हैं जो बच्चे के सेल्फ को डिफाइन करने में मददगार होते हैं, डिफाइन करने में विकसित करने में मददगार होते हैं। नंबर 4, बालक, मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोवैज्ञानिक संतुलित विकास। इसमें बच्चे की मेंटल हेल्थ के बारे में जानकारी लेंगे कि बच्चा खुश कैसे रहेगा, बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ कैसे रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे। और बाल विकास की अवस्था, चुनौतियां एवं समस्याएं, इसमें प्रश्न ये बनेगा, जो ऊपर वाले क्वेश्चन हैं, सॉरी मैं भूल गई, मैं आपसे सिलेबस डिस्कस करेंगे। थर्ड इकाई में बालक अनुभूति और विश्व संबद्धता में बच्चों के संवेग और प्राकृतिक संबंध का प्रश्न मैंने आपको बता दिया था। बालक स्वनिर्मिति के विविध उपागम में मैंने आपको बताया 2 आपके पास विद्वान रहेंगे जिन मनोवैज्ञानिक पर आप बात करेंगे, और कार्ल रोजर्स, दोनों के ऊपर अलग अलग प्रश्न आ सकता है कि बालक के स्वनिर्मिति के एरिक्सन ने बालक के स्वनिर्मिति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस तरह से किया है, या एरिक्सन के बालक के स्वनिर्मित के सिद्धांत का आलोचनात्मक विवरण दीजिए या व्याख्यात्मक विवरण दीजिए। इसी तरीके से कार्ल रोजर ने बालक के आत्म के निर्माण को कैसे व्याख्यायित किया है उस पर उसकी विवेचना कीजिए, उसके बारे में अपने विचार लिखिए। या कार्ल रोजर्स ने बालक के आत्म के विकास में किन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है उसकी मुख्य विशेषताएं लिखिए। एरिक्सन और अगला प्रश्न ये हो सकता है कि एरिक्सन और कार्ल रोजर्स के मध्य तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, कि दोनों ने ही बालक के आत्म के बारे में बात की है, तो आपको ये तुलनात्मक अध्ययन देना है कि कार्ल रोजर ने क्या कहा था, एरिक्सन ने क्या कहा था, दोनों में से कौन सा ज्यादा बालक के विकास के ज्यादा करीब है या दोनों अच्छे हैं, आपका क्या दृष्टिकोण है इसमें, इस पर आपको टिप्पणी करनी है। ठीक है बच्चे, इस तरीके से आप अपने प्रश्नों का आप अपने प्रश्न जो है वो निर्मित कीजिए खुद से, और जो मैंने आपको भी बताए हैं वो आप नोट डाउन करके रखे होंगे आई विश आपने। तो आप अपने एग्जाम को विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, समझ कर कीजिए, बहुत अच्छा होगा, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय।